हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। आमतौर पर युन जियाओक्सियाओ या तो स्कूल में पढ़ रही थी या घर पर अनुवाद कर रही थी। वह बहुत व्यस्त थी। हालांकि वह एक महीने से कैपिटल सिटी में थी, लेकिन वह केवल पड़ोस के पड़ोसियों को ही जानती थी। आंटी, क्या हो रहा है? ओल्ड लेडी यू आमतौर पर गपशप करने वालों में से नहीं थी। वह दामाद इस बात से नाराज है कि फैंगफैंग ने केवल 2 बेटियों को जन्म दिया है और वह तलाक चाहता है, लेकिन फैंगफैंग अलग नहीं होना चाहता। वह फैंगफैंग और उसकी बेटियों को पीटता है। फैंगफैंग के पिता ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन वह इस उम्र में एक युवा व्यक्ति के खिलाफ कैसे जीत सकता था। युन जियाओक्सियाओ को यह भी पता नहीं था कि क्या कहना है। यदि इतना बड़ा घर दूसरे पक्ष को नहीं रख सकता, तो ऐसे बदमाश को क्यों रखें? घरेलू हिंसा केवल एक बार होने वाली घटना नहीं है, ऐसा अनगिनत बार होता है। क्या अपनी दोनों बेटियों के साथ शांत जीवन जीना बेहतर नहीं होगा? उस आदमी से इतनी मजबूती से क्यों चिपके रहें जिसका हृदय पहले ही बदल चुका है? इस समय जियाक्सियाओ को इस युग की महिलाओं के लिए दुख की लहर महसूस हुई। वे परिवार वंश को आगे बढ़ाने को महत्व दे सकते हैं। उनका मानना कि बेटा पैदा करने में असफल होने का मतलब उनके आदमियों को विफल करना है। लेकिन जिसने भी जीव विज्ञान की कक्षा में भाग लिया है वह जानता है कि वह पुरुष ही है जो बच्चे का लिंग निर्धारित करता है। बूढ़ी महिला यूं हंसी, उसकी आवाज में चिंतन और अन्य भावनाओं का मिश्रण था। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि यह हम महिलाएं हैं जो बच्चे के लिंग का फैसला करती हैं, और यह गलतफहमी कई महिलाओं के लिए बहुत दुख का कारण बनती है। क्या ऐसा हो सकता है कि फैंगफैंग का पति पहले ही बाहर एक बेटे का पिता बन चुका है, और अब वह जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ जल्दी से तलाक लेने के लिए है? यहाँ तक जब वह अपने ससुर के घर से निकलेगा तो उसकी पारिवारिक संपत्ति भी ले लेगा। यह सुनकर बूढ़ी महिला यू ने यू जियाओक्सियाओ पर गहरी नजर डाली। यह युवा लड़की सचमुच चतुर थी। खैर, निस्संदेह तसिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता। संदेह है, लेकिन फैंगफैंग के पिता अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है और फैंगफैंग की मां अस्पताल में उनकी देखभाल कर रही है। अब घर पर केवल वे 4 हैं। अन्यथा फैंगफैंग के माता पिता के साथ वह आदमी फैंगफैंग और लड़कियों को खुलेआम धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। बूढ़ी महिला यू ने विषय बदल दिया। जियो यू, यदि आप फैंगफैंग होते तो आप क्या करते? अगर मैं फैंगफैंग होता, कहने की जरूरत नहीं है, मैं उस आदमी को तुरंत बाहर निकाल दूंगा। उसे एक पैसे के बिना छोड़ने की धमकी दे, इस तथ्य का उपयोग करते हुए कि उसके पास एक अन्य महिला है। तलाक के लिए जल्दी करें और तुरंत उसके कार्यस्थल पर उसके संबंध की रिपोर्ट करें, उसे निकाल दें। फिर उसकी गृह इकाई को एक शिकायत भेजें ताकि वह अपने गृहनगर वापस न जा सके या कैपिटल सिटी में न रह सके और उसे छोड़ना पड़े। अगर मैं और भी कठोर होना चाहता तो मैं किसी को उसे पीटने के लिए कहता। बूढ़ी औरत यू अभी भी मुस्कुरा रही थी, उसकी नजर दूर एक घटती हुई आकृति पर पड़ रही थी। तभी उसके होंठ हल्की सी मुस्कान में बदल गए। एक चतुर व्यक्ति इस रणनीति को दोहरा सकता है। आंटी, यू जियाओक्सियाओ ने बूढ़ी महिला यू की ओर देखा और उन दोनों ने उन शब्दों के पीछे के इरादे को समझते हुए एक समझदार मुस्कान साझा की। अब उन्हें वास्तव में अनुसरण करने के लिए दूसरे पक्ष की आवश्यकता है। देर हो रही है, मैं खाना बनाने वापस जा रहा हूँ। ठीक है। रात के खाने के बाद यून शियाओक्सियाओ दा बाओ और जियो बाओ को टहलने के लिए बाहर ले गया और पड़ोसियों को घटना के बारे में बात करते हुए सुना। क्या तुमने दोपहर के समय फैंगफैंग का दयनीय रोना सुना? हम कैसे नहीं कर सकते। फैंगफैंग का वह दामाद बहुत घमंडी है। केवल इसलिए कि बूढ़ा जू और उसकी पत्नी घर पर नहीं थे, उसने इतना निर्लज होने का साहस किया। बूढ़ी जू वापस अस्पताल में आ गई है, अन्यथा उसका वह दामाद शायद अपना असली रंग उजागर नहीं कर पाता। अतीत में वह हमारा स्वागत करता था। कौन सोच सकता था कि ऐसा आदमी फैंगफैंग पर हमला करने की हिम्मत करेगा? यह सब इसलिए है क्योंकि फैंगफैंग के पास उसकी मदद करने के लिए कोई भाई नहीं है। अगर उसने ऐसा किया तो क्या उसका आदमी उसे मारने की हिम्मत करेगा? लेकिन हम सिर्फ खड़े होकर फैंगफैंग को पिटते हुए नहीं देख सकते, है ना? दरवाजा बंद है, नहीं तो मैं बहुत पहले ही वहां चला गया होता। दामाद चुनते समय आपको वास्तव में अपनी आंखें चौड़ी करनी होंगी और स्पष्ट रूप से देखना होगा, अन्यथा धोखा देना आसान है। ओल्ड जू पर भरोसा करते हुए वह ऊपर चढ़ गया, और अब जब उसे ओल्ड जू की जरूरत नहीं है तो निश्चित रूप से वह झुकेगा या खरोचेगा नहीं। मुझे लगता है कि फैंगफैंग ने उसके लिए किसी बेटे को जन्म नहीं दिया है। युन जियाओक्सियाओ ने एक लंबी आह भरी। माँ, क्या पढ़ो उसकी बहन जेनझेन को उसके पिता ने मारा था?
उसे इसे कैसे समझाना चाहिए था। हाँ चलो थोड़ा और घूम लेते हैं, फिर घर चलेंगे। तुम्हारे पापा अभी तक वापस नहीं आए हैं। अंधेरा हो रहा था और झाओ तियानलेई, जो सुबह जल्दी निकल गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा था। वे सुबह खरीदारी करने गए थे और दोपहर में घर पर होमवर्क किया। हालांकि बच्चे स्थानीय बच्चों से परिचित थे, फिर भी यून शियाओक्सियाओ की उन्हें अकेले खेलने के लिए बाहर जाने देने की कोई योजना नहीं थी। अतिरिक्त सतर्क रहना बेहतर था। राजधानी शहर में हालात आजकल भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। हाँ, पिताजी अभी तक वापस नहीं आए हैं। जब वे घर पहुंचे, झाओ तियानलेई पहले ही लौट आया था। पिताजी, पिताजी, पिताजी। झाओ तियानलेई ने अपना चेहरा पानी से धोया। मैंने आपका रात्रि भोजन बर्तन में गर्म रखा है। वह पूरे दिन व्यस्त रहा और उसे खाने का भी मौका नहीं मिला, वह पहले से ही भूखा मर रहा था। देर हो रही है, जाओ अपना चेहरा धो लो, अपने दांत ब्रश करो और सो जाओ। जब से पिताजी राजधानी शहर आए, वह और भी व्यस्त होते गए। उन्हें अपने पिता के साथ बाहर गए काफी समय हो गया था। दो छोटे बच्चों को विदा करने के बाद झाओ तियानलेई ने अंततः प्रसन्नता से कहा, पत्नी, क्या तुम जानती हो कि मैंने आज कितना पैसा कमाया? 500। झाओ तियानलेई ने सिर हिलाया, जैसा कि मेरी पत्नी से उम्मीद थी, आपने तुरंत इसका अनुमान लगा लिया। तुम तो बस मुझे चिढ़ा रहे हो। लेकिन अगर यह सचमुच 500 प्रतिदिन होता, यह काफी प्रभावशाली होगा। घरेलू पंजीकरण की बहाली के बाद से मजदूरी एक बार फिर बढ़ गई थी। एक सामान्य कर्मचारी का वेतन लगभग 30 युआन से बढ़कर लगभग 42 युआन हो गया था, और कैडर स्थिति वाले लोगों को और भी अधिक वृद्धि मिली थी। लेकिन झाओ तियानलेई ने एक दिन में जो कमाया वह एक सामान्य कार्यकर्ता की एक साल की मेहनत के बराबर था। तुमने कड़ी मेहनत की है, और खाओ। मैंने आज 100 से अधिक खर्च किए। आपको सफलता का दबाव महसूस करने दें। देखते हैं तुम ज्यादा कमाते हो या मैं तेजी से खर्च करता हूं। मैंने आप तीनों में से प्रत्येक के लिए शरद ऋतु के कपड़े और जूतों का एक सेट और वारियर ब्रांड के जूतों की एक जोड़ी खरीदी। आप कैसे हैं? पत्नी उनके लिए खरीदती है, लेकिन अपने लिए क्यों नहीं? मेरे पास बहुत कुछ है। आप भूल गए हैं, लेकिन आपने पिछले साल मेरे लिए वे चमड़े के जूते खरीदे थे, जिन्हें मैंने 2 बार से अधिक नहीं पहना है। और जब से मैं कैपिटल सिटी में हूं, मैंने अपने लिए स्नीकर्स की एक जोड़ी खरीदी है। वो स्वयं की उपेक्षा कैसे कर सकती थी? हम पुरुषों को कपड़े बदलने के लिए बस एक सेट कपड़ों की जरूरत होती है। मेरी पत्नी के पास बहुत सारे कपड़े होने चाहिए और वो पूरी तरह सुंदर और सजी धजी दिखनी चाहिए। आप और अधिक चमकदार होते जा रहे हैं। अगले दिन झाओ तियानलेई फिर से जल्दी चला गया और यू जियाओक्सियाओ ने उसके लिए कुछ खाना पैक किया। यून शियाओक्सियाओ को शायद विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि झाओ तियानलेई कपड़े बेच रहा था। वह पैसा कमाने के लिए क्या नहीं करता था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, भोजन, सभी प्रकार की चीजें बेची। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत करना भी सीखा। उसके पास पहले से ही कुछ बुनियादी बातें थी और अब वह इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर रहा था। क्या मैं आपसे पहले मिल चुका हूं? झाओ तियानलेई ने बस अजनबी की ओर देखा। मिस, अगर आप यहाँ कपड़े खरीदने आई हैं, तो आप यहाँ से खरीद सकती हैं। इसे मेरे करीब आने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। मैं वास्तव में आपको जानता हूँ। आप यांगशेन शहर गए थे, आपने मुझे बचाया था ट्रेन में, क्या आपको याद नहीं है? झाओ तियानलेई को इसकी कोई याद नहीं थी, उसे उन लोगों या चीजों की परवाह नहीं थी जिनकी उसे परवाह नहीं थी। कॉमरेड, क्या आप अभी भी कपड़े खरीद रहे हैं? खरीदना, खरीदना। यह कॉमरेड कोई और नहीं बल्कि मुख्य महिला पात्र टेन यूनरो थी, जिसके बारे में यू जियाओक्सियाओ हर समय सोच रहा था। कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि टेन यूनरो अभी भी थोड़ा उत्सुक था। वह स्टॉल लगाने और चीजें बेचने के लिए राजधानी शहर में कैसे आया? कॉमरेड, आप भी राजधानी आए हैं? झाओ तियानलेई और भी अधिक हैरान था। वह इस व्यक्ति को नहीं पहचानता था, लेकिन चूंकि उसने उसके स्टॉल से कपड़े खरीदे थे, इसलिए वह अब उसकी ग्राहक थी। वह इतनी रकम कमाने के बाद कुछ और करने का इरादा रखते हुए अपनी शुरुआती पूंजी कमाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा उसका स्टॉल कोर्टयार्ड हाउस से थोड़ा दूर था, और झाओ तियानलेई नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे दोबारा चीजें बेचते हुए देखे। मम्मा, झाओ तियानलेई ने जवाब दिया। झाओ तियानलेई को इस बात का एहसास नहीं था कि यह उनका लुक ही था जिसने कई युवा लड़कियों को उनसे कपड़े खरीदने के लिए आकर्षित किया था। अन्यथा कपड़े बेचते समय उसने जो सख्त चेहरा दिखाया था, उससे वह कई लोगों को डरा सकता था। जब टेन यूनरो ने कपड़ों के कई टुकड़े खरीदे और स्टॉल से काफी दूर तक चली, तो उसके रूममेट तियान शियाओली ने आखिरकार पूछा, जियो राओ, क्या आप उस स्टॉल मालिक को जानते हैं?
वह स्टॉल मालिक नहीं जानता था कि व्यापार कैसे किया जाता है, उसका चेहरा सख्त रहता था, केवल पूछने पर ही उत्तर देता था। उस समय स्टॉल पर व्यापार बुरा नहीं था, यह वास्तव में काफी अजीब था। मैं उसे जानता हूँ, उसने पिछले साल एक बार मुझे बचाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह राजधानी शहर में कैसे आया। टेन यूनरो वास्तव में हैरान था। एक उद्धारकर्ता, लेकिन वह एक व्यक्तिगत विक्रेता था। जियोरो का मुकाबला नहीं। जियोरो एक कॉलेज छात्रा थी और राजधानी शहर में उसके रिश्तेदार थे, जो उसे कारों में लेने आते थे। तियान जियाओली ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, राजधानी शहर में उनके जैसे कई व्यक्ति हैं। टेन यूनरो ने भी ऐसा सोचा था। वह वास्तव में व्यक्तियों के बारे में जानती थी, हालांकि नाम आजकल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन व्यक्ति वास्तव में सामान्य श्रमिकों की तुलना में काफी अधिक कमाते थे। उसने सुना था कि देश अब व्यक्तियों के विकास का पुरजोर समर्थन कर रहा है। आंगन घर के अंदर युन जियाओक्सियाओ नाश्ते के लिए उठी और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि उसका अनुवाद कार्य रोक दिया गया था। वह ऊब महसूस कर रही थी। वह एक दिन पहले घूमने के लिए निकली थी। वहां काफी लोग थे। वह निश्चित रूप से आज फिर से टहलने के लिए बाहर नहीं जा सकती। क्या वह ऐसा कर सकती है? भीड़ के साथ शायद यह कुछ लाभदायक व्यवसाय की तलाश करने का समय था। दा बाओ, जियो बाओ, थोड़ा साफ सुथरा हो जाओ और एक पल में माँ तुम्हें पैसे कमाने के लिए बाहर ले जाएगी। पैसा बनाए। कौन सा पैसा? भाई, पैसा। दा बाओ को भी कोई पता नहीं था। हम एक बैकपैक ले जाएंगे और उसमें कुछ खाना पैक करेंगे। दूसरी तरफ युन जियाओक्सियाओ ने अपना फोन अनलॉक किया और पिंडुओडुओ के माध्यम से ब्राउज करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे हेयर क्लिप, मोती वाले हेयर क्लिप और झुमके भी मिल गए। उसने सस्ते सामान चुनना शुरू कर दिया। 100 मोती बाल क्लिप की कीमत 50 से थोड़ा अधिक है, जिसका मतलब है कि प्रत्येक क्लिप 50 सेंट से थोड़ा अधिक है। इस युग में ऐसी शैलियां दुर्लभ थी और वे सभी विशेष रूप से अच्छी लगती थी। यदि वह उन्हें बहुत सस्ते में खरीदती तो लोगों को संदेह होता कि उसके उत्पादों में कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने उनमें से 200 खरीदे। दा बाओ, जियो बाओ, हम अब चीजें बेचने जा रहे हैं, चलो चले। यू जियाओक्सियाओ एक सूटकेस और एक बड़ा कपड़ा लेकर दोनों बच्चों को घर से बाहर ले गया। जब माँ बाद में चीजें बेचती है तो देखना कि क्या वे बहनें पैसे देती हैं और यह भी देखना कि कोई कुछ चुराने आता है या नहीं, ठीक है। युन जियाओक्सियाओ प्रभावी ढंग से 2 छोटे मॉनिटरों को सूचीबद्ध कर रहा था और उन्हें कुछ करने के लिए दे रहा था। माँ, हम देखने में मदद करेंगे, वे सहमत हुए। अच्छी बात है। दोनों बच्चों को बिजनेस करने के लिए बाहर ले जा रहा हूँ। पैदल यात्री सड़क पर पहुंचने पर उन्हें एक जगह मिली और युन जियाओक्सियाओ ने सूटकेस से एक प्लास्टिक बोर्ड और एक छोटा स्टैंड निकालना शुरू कर दिया। इसे सजावटी कपड़े के एक बड़े टुकड़े से ढक दिया, फिर उस पर कुछ मोती के बाल क्लिप रख दिए। एक बार सेटअप पूरा हो जाने के बाद उसने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। हांगकांग से मोती के बाल क्लिप, आओ और चुनो। जियो बाओ ने भी मदद करना शुरू कर दिया। रास्ते से गुजरने वाली बहनों, आओ और देखो। दा बाओ अधिक संयमित थे और चिल्लाए नहीं, लेकिन उनकी आंखें चारों ओर देख रही थी। माँ, हमें इन्हें कैसे बेचना चाहिए? प्रत्येक 2 युआन। कीमत अभी भी सस्ती नहीं थी, लेकिन ऐसे लोग थे जो गुणवत्ता जानते थे और वे आए और जियाक्सियाओ से पूछा कि कैसे बेचना है। प्रत्येक 2 युआन, आप उन्हें ले सकते हैं, वे सभी यहाँ हैं, वे नए हैं। यदि ये किसी स्टोर में होते तो वे निश्चित रूप से बहुत अधिक महंगे होते। अगर मैं 2 खरीदूं तो क्या मुझे छूट मिल सकती है? फिर मैं आपको इनमें से एक क्लिप मुफ्त दूंगा, पहले आओ पहले पाओ। व्यापार तुरंत आ गया। दा बाओ और जियो बाओ ने तुरंत ग्राहकों का स्वागत करने में मदद की। जियो बाओ, बहन, आप इस क्लिप के साथ और भी सुंदर लग रही हैं। जियो बाओ, दीदी, यह क्लिप वास्तव में आप पर सूट करती है। जियो बाओ, बहन। दा बाओ जियो बाओ जितना बातूनी नहीं था, लेकिन वह गणित कर सकता था और वह चोरी रोकने पर भी नजर रखता था और छोटी क्लिप भी दे देता था। व्यवसाय विशेष रूप से अच्छा था क्योंकि ये मोती बाल क्लिप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में 5 युआन में बिकते थे और ये उतने सुंदर नहीं थे। कॉमरेड, क्या आपके पास और कुछ है? जियाओक्सियाओ ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने एक पोशाक पहनी हुई थी और जिसका आचरण सभ्य था। हाँ, लेकिन वे थोड़े अधिक महंगे हैं, क्या आप उन्हें चाहते हैं? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जियाओक्सियाओ ने अपने सामान के थैले में से कुछ मोती की क्लिपें निकाली और अपने बालों से प्रदर्शित करते हुए कहा, ये थोड़े अधिक महंगे हैं, आप इन्हें इस तरह या इस तरह अपने बालों को इकट्ठा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसने कुछ युवा महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। कॉमरेड, इनमें से एक कितने का है? यह छोटी सी क्लिप सचमुच बहुत सुंदर थी।
ये प्रत्येक 5 युआन है। यदि आप 2 खरीदते हैं तो आप एक मोती बाल क्लिप चुन सकते हैं। क्लिप अपनी शिल्प कौशल के कारण महंगे हैं और मुझे नहीं पता कि इस बैच के बिक जाने के बाद हम उन्हें इतने सस्ते में प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। इस टिप्पणी ने अगली बार उन्हें न मिलने या उससे भी अधिक महंगा होने के डर से ग्राहकों को उत्सुक कर दिया। मैं 2 लूंगा। दा बाओ उन्हें छोटे बैगों में पैक करने, इकट्ठा करने और पैसे देने में बेहद व्यस्त थे। व्यवसाय वास्तव में शानदार था। दोपहर तक लगातार ग्राहक आते रहे। यहाँ तक कुछ पुरुष भी खरीदारी करने आए। पार्टनर के लिए खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, घर पर उनकी बेटी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। वे चुन नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने जियाक्सियाओ को चुनने में मदद करने दी। आखिरकार आसपास के कुछ विक्रेता भी लेने आए, लेकिन जियाक्सियाओ ने अस्थायी सहयोगियों पर विचार करते हुए प्रत्येक को 1 युआन और 50 सेंट की छूट दी। जैसे ही भीड़ कम हुई और ज्यादा स्टॉक नहीं बचा, उसने बच्चों को घर वापस ले जाने का फैसला किया। भूखा दा बाओ और जियो बाओ दोनों यह देखने के लिए पैसे गिनना चाहते थे कि उन्होंने कितना कमाया है। जियाक्सियाओ ने हाल ही में कोऑपरेटिव से खरीदे गए इंस्टेंट नूडल्स के कुछ पैक बनाए, लेकिन इतनी सस्ती कीमत पर नहीं। माँ, इस इंस्टेंट नूडल का स्वाद अच्छा है। दा बाओ ने भी सिर हिलाया, पहले से ही बहुत भूख लगी थी। उसने महसूस किया कि नूडल्स विशेष रूप से सुगंधित थे। खाने के बाद हम पैसे गिनेंगे। माँ और बेटे बिस्तर पर बैठ गए और पैसे गिनने लगे। प्रत्येक के सामने एक ढेर था। एक समय में एक बिल व्यवस्थित किया, जिसमें यूनियन बैंक नोट, 5 युआन नोट, 2 युआन नोट, यहाँ तक 1 युआन और 50 सेंट शामिल थे। माँ, हमने बहुत पैसा कमाया है। जियो बाओ यह जानकर बहुत खुश थे कि राजधानी शहर में उनकी पढ़ाई के लिए आवश्यक हर चीज पर पैसे खर्च होंगे। जियाओक्सियाओ ने पैसे को देखा, वास्तव में उन्होंने काफी कुछ कमाया था। माँ, कल भी छुट्टी है। चलो कल फिर सामान बेचने चलते हैं। वे फिर से अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। ठीक है, हम वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे कमाएंगे और फिर हमें सर्दियों में हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। धोने के कपड़े। दा बाओ और जियो बाओ ने पहले कपड़े धोए थे, उनके पिता ने उन्हें खुद धोने के लिए कहा था। ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे कमाओ। हालांकि जियो बाओ यून जियाओक्सियाओ के पास आए और कहा, माँ, मुझे एक टिन मेढक चाहिए, मेरे एक सहपाठी के पास एक है। यूं जियाओक्सियाओ ने पैसे की व्यवस्था की, सब कुछ टिन के बक्से में डाल दिया, लेकिन इससे पहले उसने उनमें से प्रत्येक को 5-5 युआन का बिल दिया। यह आज के लिए आपकी मेहनत की कमाई है। दा बाओ और जियो बाओ निश्चित रूप से जानते थे कि 5 युआन कितना होता है। वह कैंडी 1 सेंट प्रत्येक, आइस पॉप प्रत्येक 3 सेंट और प्रत्येक 5 सेंट का था। आइसक्रीम 10 सेंट और 20 सेंट थी। सोडा 20 सेंट था। भाई, क्या हम एक टिन मेढक खरीद सकते हैं? दा बाओ को नहीं पता था कि उस चीज की कीमत कितनी है। हम एक खरीद सकते हैं। जियो बाओ खिले हुए फूल की तरह शानदार ढंग से मुस्कुराए। ठीक है, कमरे में वापस जाओ और एक झपकी ले लो, इसे हमारे बीच ही रहने दो, अपने पिताजी को मत बताना। माँ बाहर जाकर कुछ और सामान जमा कर लेगी। कल चलो फिर से स्टैंड लगाते हैं। इसे पिताजी से गुप्त रखें। कल फिर से स्टैंड स्थापित करना। ठीक है। दोनों बच्चे काफी समय से व्यस्त थे और थोड़ा थके हुए थे, लेकिन दोनों भाई पैसे कमाने में मदद करके बेहद खुश थे। जब तक उसके बेटे चले नहीं गए तब तक यून जियाओक्सियाओ को वास्तव में आश्चर्य नहीं हुआ, यह वास्तव में पैसा कमाना था। हालांकि वह यह भी स्पष्ट रूप से जानती थी कि इस युग के दौरान कई शिल्प अभी तक इतने परिष्कृत नहीं हुए थे। कल हमें पैसे कमाने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी थी, लेकिन उसे तियानलेई से यह भी पूछना था कि वह कल अपना स्टैंड कहां स्थापित करेगा, ताकि वे गलती से एक दूसरे से न टकराएं। उसने बचे हुए सामान को गिनना शुरू किया, आज खरीदे गए सामान की कीमत का हिसाब लगाया और फिर हिसाब लगाया कि आज उसने कितना कमाया। यह सचमुच बहुत बड़ा मुनाफा था। खरीदारी पर लगभग 300 खर्च किए, लेकिन 2 युआन के लिए एक मोती बाल क्लिप, 5 युआन के लिए स्क्रैच क्लिप, उसने लगभग 1000 कमाए थे। वह कोई छोटी रकम नहीं थी। उसने इस तरह की एक और राशि बनाने का लक्ष्य रखा, उसके बाद वह झुमके बेचना शुरू कर देगी। जब मौसम ठंडा हो गया, टोपी, तौलिए, दस्ताने, ये सभी चीजें पर्याप्त लाभ ला सकती हैं। लेकिन उसे इसे धीमी गति से लेने की जरूरत थी। जितनी जल्दी हो सके इन छोटे सामानों को बेचने के लिए स्टोरफ्रंट खरीदने से और भी अधिक लाभ मिलेगा। यूं जियाओक्सियाओ भी थोड़ी थकी हुई थी, फिर भी उसने आज के लिए काफी स्टॉक चुना था। आज का दिन अल्प लाभ के साथ बिक्री की मात्रा माना जा सकता है। वह यह भी जानती थी कि ये वस्तुएं अधिक कीमत पर बेची जा सकती हैं। लेकिन अगर कीमत बहुत अधिक निर्धारित की गई तो कौन खरीदेगा? यह पहले से ही काफी अच्छा था।
पिछले साल उसने काउंटी शहर में घड़ियों का एक बैच बेचा था और अच्छा पैसा कमाया था। उसके बाद यह ज्यादातर पैसा खर्च कर रहा था। आह, काश इस युग का सामान सदी में बेचा जा सकता। क्या अफसोस है ना? वह कुछ असंतुष्ट लग रही थी। गोल्डन फिंगर का होना पहले से ही एक बड़ा आशीर्वाद था। उसने कुछ घड़ियां भी तैयार की जो बहुत सुंदर लगी। वे वस्तुएं जो इस युग में फिट नहीं बैठती थी, गायब हो जाएंगी, जैसे कि उन पर विदेशी पात्रों वाली घड़ियां। पहले उन मोती बाल क्लिपों को हांगकांग के पात्रों के साथ मुद्रित किया जाता था, जो समान था। इस तरह उसने महिला साथियों को आश्वस्त किया कि सामान वास्तव में हांगकांग का था। कल एक और दिन सामान बेचने के बाद वह घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदेगी और किचन में कुछ चीजें जोड़ें। पहले इलेक्ट्रिक राइस कुकर की तरह इसमें केवल 4 शब्द थे, गर्म रखें और चावल पकाएं। पिछले स्मार्ट इलेक्ट्रिक राइस कुकर की तरह नहीं। जब तियानलेई वापस आया तो उसे तुरंत किसी स्वादिष्ट चीज की गंध आई। पत्नी, तुम क्या स्वादिष्ट खाना बना रही हो? पिताजी, आप वापस आ गए। पिताजी, जियोबाओ ने अपने पिता तियानलेई को लगभग बता ही दिया था कि उन्होंने, उनके भाई और उनकी मां ने भी आज पैसा कमाया है। उसे उसके बड़े भाई ने रोका था। पिताजी, अपने हाथ धो ले और हम खाना खाएंगे। हाथ और चेहरा धोने के लिए मुड़ने से पहले तियानलेई ने केवल अपने छोटे बेटे की ओर देखा। परिवार एक साथ बैठा अतिरिक्त पसलियों और चावल के साथ उबले हुए आलू खा रहा था। भाई शितो, आप कल अपना स्टॉल कहाँ स्थापित करेंगे? जैसे ही वाक्यांश स्टॉल स्थापित करना का उल्लेख किया गया, दा बाओ और जियो बाओ ने अवचेतन रूप से झाओ तियानलेई को देखा। पापा, हम आज भी स्टॉल लगाने गए थे। मैं कल स्टॉल लगाने के लिए एक अलग स्थान पर जाने की योजना बना रहा हूँ। पत्नी, क्या आप मेरे साथ आना चाहती हैं? चूंकि घर पर दोनों बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए उन्हें झाओ फैमिली विलेज में ब्रिगेड में छोड़ना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब जब वे राजधानी शहर में थे, तो छोटे बच्चों को घर पर बंद कर दें। मैं बस पूछ रहा था, अगर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं। युन जियाओक्सियाओ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि केवल पूछने से वह सोचेगा कि वह स्टॉल लगाने के लिए उसके साथ जाना चाहती थी। क्या उसने पहले नहीं कहा था कि घर पर दोनों बच्चे अभी छोटे हैं और उसे कुछ समय तक उनकी देखभाल करने की जरूरत है? और अब जब वह पूछती है तो वह इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। क्या पुरुष सचमुच इतनी जल्दी बदल जाते हैं? झाओ तियानलेई को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी गुस्से में लग रही थी और उसने उसकी ओर देखा भी नहीं, यहाँ तक कि दोनों बच्चों ने भी खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया और अब उसकी ओर नहीं देख रहे थे। रात के खाने के बाद एक बार जब वह दोनों बच्चों को बिस्तर पर भेज देता, तो उसे उसके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कल XXX से आगे बढ़ने के बाद आज XXXX के पास कारोबार काफी अच्छा था। झाओ तियानलेई के पास कपड़े चुनने पर नजर थी। ठीक है, रात के खाने के बाद झाओ तियानलेई ने अपने दोनों बेटों के साथ रसोई की सफाई शुरू कर दी और यहाँ तक उनके चेहरे भी धोए और उनके दांत भी साफ कराए। बिस्तर पर जल्दी जाना। दा बाओ और जियो बाओ फुसफुसाए, पिताजी, क्या आप माँ को मनाने जा रहे हैं? इसे दबाए रखो। अगर पिताजी हमारी बात सुनेंगे, तो वह हमें काम पर लगा देंगे। झाओ तियानलेई झाओ फैमिली विलेज के अन्य पिताओं की तरह नहीं थे, जो अक्सर अपने बच्चों को अनुशासित करते थे। लेकिन अगर दो बच्चों ने कुछ गलत किया और अपनी मां को रुलाया, तो एक पिता के रूप में झाओ तियानलेई फिर भी उन्हें अनुशासित करेंगे। भाई, क्या हम कल स्टॉल लगाने जा रहे हैं? दा बाओ ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, चलो पिताजी के जाने का इंतजार करें, फिर हम स्टॉल लगाने के लिए मां के पीछे चलेंगे। वे विशेष रूप से उस धन को लेकर उत्साहित थे जो उन्होंने आज कमाया था। उनकी मां ने उन्हें उनकी मेहनत के बदले में अच्छी रकम भी दी थी। ठीक है। जियो बाओ थोड़ा उत्साहित था, मां की मदद करने से उसे मेहनत की कमाई का इनाम मिला, और वह उन्हें स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए भी ले गई। कल के नूडल्स का स्वाद विशेष रूप से अच्छा था। पत्नी, पत्नी, आओ और अपने पैर भिगो। युन जियाओक्सियाओ की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो ध्यान देने आया था। मेरे पैर भिगो। कोई भी अच्छा काम बिना दंड के नहीं होता, फिर भी तुम्हें क्या चाहिए? क्या सच में पत्नी नाराज है? पत्नी, मैं शब्दों में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं इसमें सुधार करूंगा। आप सिर्फ मेरे बारे में चिंतित थी और मैं इसकी सराहना करने में असफल रहा। क्या तुम्हें लगता है ऐसा कहने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? पत्नी, आओ। झाओ तियानलेई ने अपनी पत्नी के गोरे पैरों को देखा, जो उसके बड़े हाथों के बिल्कुल विपरीत थे। पत्नी, यू जियाओक्सियाओ ने जब देखा कि वह उसके पैर धोने में उसकी मदद करने वाला था, तो उसने तुरंत उसे रोक दिया, मैं उन्हें खुद धोऊंगा। यह आवश्यक नहीं है।
झाओ तियानलेई ने गोरे और नाजुक पैरों की जोड़ी को पकड़ लिया और उन्हें धीरे से रगड़ा। पत्नी, मैं लिखने और दाली और अन्य लोगों से पूछने की योजना बना रहा हूं कि क्या वे राजधानी शहर आना चाहते हैं। राजधानी शहर के लिए इस शरद ऋतु में फसल के बाद दाली की शादी हो रही है। क्या वे अपनी शादी के बाद राजधानी शहर आएंगे? जहां तक फैंग चाया की बात है, घर पर एक बहन और दादी के साथ उसके लिए छोड़ना मुश्किल होगा। और जहां तक तियान्हे की बात है, कौन जानता है कि क्या वह अभी भी जोड़ी बना रहा है। हम पूछेंगे और देखेंगे। यदि आप पूछना चाहते हैं तो निस्संदेह मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमारा घर बड़ा है, वे आए तो हमारे साथ रह सकते हैं। यह वास्तव में सच था। कोर्टयार्ड हाउस में अभी भी कई कमरे उपलब्ध थे, वे ईंटों से बने गर्म बिस्तर नहीं थे। सर्दियों में ठंड होगी, लेकिन उनके लिए एक इलेक्ट्रिक कंबल तैयार करना पर्याप्त होगा। यदि दाली और अन्य लोग आते तो वे केवल घर पर ही रह सकते थे। झाओ तियानलेई ने सावधानी से यू शियाओक्सियाओ के पैरों को धोया, उन्हें कपड़े से पोंछकर सुखाया और फिर यू शियाओक्सियाओ के फुटबॉथ के पानी का उपयोग करके उसने अपने पैर भी धोए। पत्नी, छिप जाओ, यहाँ राजधानी शहर में दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है। झाओ फैमिली विलेज में इस समय सुबह और शाम को थोड़ी ठंड होती है, लेकिन दोपहर में अभी भी कुछ गर्म होती है। लेकिन राजधानी शहर में कपड़े की 2 परतें पहनने पर भी कभी कभी आपको ठंड लगती है। बर्फ गिरने वाली है। बर्फ, यदि वास्तव में बर्फबारी होने वाली थी तो उसे कल जितनी जल्दी हो सके अपने हाथ के कपड़े बेचने होंगे, जो शरद ऋतु के कपड़े उसने स्टॉक कर रखे थे। पत्नी, क्या आप थक गई हैं? मैं आपकी मालिश कर सकता हूं। आप पूरे दिन अनुवाद करते हुए अपना सिर झुकाए नहीं रह सकती। हम इसे धीमी गति से करेंगे। आपका आदमी पैसा कमा सकता है, परिवार का भरण पोषण कर सकता है। एक मालिश। अनुवाद करते करते थक गए। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। युन जियाओक्सियाओ पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं थी, लेकिन उसे भी महसूस हुआ कि झाओ तियानलेई के साथ उसका जीवन नवविवाहितों की तरह नहीं बल्कि एक बूढ़े जोड़े की तरह था, सादा और साधारण। परिवर्तन के लिए बर्फ तोड़ने की आवश्यकता होगी। अगले दिन झाओ तियानलेई ने जल्दी नाश्ता किया और तुरंत अपना सामान लेकर बाहर चला गया। बच्चों, हम आज थोड़ा आगे जा रहे हैं, अधिक स्नैक्स लाएं, और हम बस ले रहे हैं। सुनिश्चित करें कि माँ का हाथ पकड़े और इधर उधर न भागे, ठीक है? दा बाओ और जियो बाओ ने तुरंत सिर हिलाया। वे भी पैसे कमाने के लिए स्टॉल लगाने निकल पड़े। उस स्थिति में चलो बाहर चलें। यू जियाओक्सियाओ ने सूटकेस को नीचे की तरफ पहियों के साथ पकड़ लिया, जिससे यह बहुत हल्का और ले जाने में अधिक सुविधाजनक हो गया। यू जियाओक्सियाओ को पता था कि राजधानी शहर में हलचल भरी जगहें कहाँ हैं। बेशक, यह वांगफुजिंग था। अब वहां स्टॉल लगाए जा सकेंगे। माँ, क्या यह स्थान ठीक है? युन जियाओक्सियाओ ने चारों ओर देखा, यह स्थान बुरा नहीं था। वे आज जल्दी आ गए और उन्हें अपने स्टॉल के लिए एक अच्छा स्थान मिल गया। एक बार जब उन्होंने अपना स्थान चुन लिया, तो दोनों भाइयों ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। वे पहले से ही इस प्रक्रिया से बहुत परिचित थे। एक छोटी सी मेज, एक फैला हुआ कपड़ा, मोती बाल क्लिप और छोटे पंजे क्लिप निकालकर। मोती बाल क्लिप, हांगकांग का सामान, प्रत्येक 2 युआन। कुछ लोग कीमत सुनकर बिना देखे ही चले गए, लेकिन अन्य लोग यह सुनकर कि सामान हांगकांग से आया है, देखने के लिए आ गए। देवियों और सज्जनों, जब आप गुजरे तो चुके नहीं। हांगकांग से माल, केवल 2 युआन, आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। यह सुनकर यू जियाओक्सियाओ का मुंह थोड़ा हिल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दा बाओ उसे कल कही गई बात याद रखेगा और आज फिर से उसका उपयोग करेगा। यह कहना होगा कि उन तीनों ने वास्तव में काफी दर्शकों को आकर्षित किया। आखिरकार वांगफुजिंग एक हलचल भरी जगह थी। मोती बाल क्लिप, सभी सुंदर। यह कितने का है? यह एक पंजा क्लिप है, थोड़ा अधिक महंगा है। अचानक उन्होंने एक भीड़ इकट्ठा कर ली थी। जियो बाओ ने उत्साहपूर्वक ग्राहकों की सेवा की। दा बाओ ने उनके द्वारा खरीदे गए मोती के बाल क्लिप और पंजा क्लिप को पैक करने, इकट्ठा करने और परिवर्तन देने के लिए एक छोटा बैग निकाला। 2 मोती हेयर क्लिप खरीदे और एक हेयर टाई निःशुल्क प्राप्त करें। जो भी आपको पसंद हो उसे चुनें। कई युवतियां चुनने और चुनने के लिए आईं। जियो राव, वे वहां क्या बेच रहे हैं? आइए एक नजर डालते हैं। ठीक है, चचेरा भाई। 10 यूनरों ने अपने चचेरे भाई का पीछा किया और देखा कि यहां बिक्री के लिए क्या था। करीब आने पर उसे एहसास हुआ कि वे मोती के बाल क्लिप बेच रहे थे। जियो रो, हमें भी एक खरीदना चाहिए। वे मोती बाल क्लिप बहुत सुंदर थे, यहां तक कि उन क्लिपों से भी अधिक सुंदर जो उसने डिपार्टमेंटल स्टोर में देखी थी। कॉमरेड, इसके लिए कितना? युन जियाओक्सियाओ ने पंजे की क्लिप पकड़े हुए महिला को देखकर मुस्कुराया और जवाब दिया, प्रत्येक को 5 युआन।
आप देखिए, ये मोती एक विशेष तकनीक का उपयोग करके सेट किए गए हैं। ये हांगकांग के सामान है। 5 युआन। ये कीमत थोड़ी महंगी है, लेकिन यह वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। यह हेयर क्लैंप खरीदें और मैं आपको बोनस के रूप में एक हेयर टाई भी दूंगी। 10 यूरो और उसके चचेरे भाई के परिवार दोनों के पास थोड़ा पैसा है, खासकर अब बढ़ती कीमतों के साथ। स्कूल सब्सिडी प्रदान करता है, लेकिन उनके परिवार अभी भी उन्हें कुछ जीवन यापन का खर्च देते हैं। ओह, 10 यूरो, क्या आप भी यहाँ हैं? जैसे ही यू जियाओक्सियाओ, जो एक ग्राहक द्वारा चुने गए मोती के बाल क्लिप को देख रही थी, ने यह नाम सुना, उसने अचानक इन कुछ ग्राहकों की ओर देखा। 10 यूरो कौन है? क्या वह मुख्य महिला पात्र नहीं है? आखिरकार वह सामने आ गई। आखिरकार मुख्य महिला किरदार देखने को मिल रहा है। कथानक कहाँ है? क्या मुख्य महिला पात्र अभी तक पुरुष प्रधान से मिली है? क्या उसके मन में भी पुरुष नायक के प्रति भावनाएं हैं? भले ही शुरुआत में पुरुष नायक उसके साथ उतना सौम्य नहीं था, मुख्य महिला पात्र ने पुरुष नायक और उसके दो बेटों के दिलों को गर्म करने के लिए अपनी गर्मजोशी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मुख्य महिला पात्र एक विशेष रूप से अच्छे परिवार से आती है। माँ, क्या हुआ? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? दा बाओ ने यू जियाओक्सियाओ को बहुत देर तक बिना कुछ बोले किसी को घूरते देखकर सोचा कि उसकी माँ बीमार है। यून जियाओक्सियाओ ने तुरंत अपना सिर हिलाया, नहीं, नहीं। अब जब मुख्य महिला पात्र आखिरकार सामने आ गई, तो इससे वास्तव में उसके मन को राहत मिली। कथानक बहुत बदल गया था। वहां पर 10 यूरो के सहपाठी पहले ही आ चुके थे और 10 यूरो से बात करने लगे। और यून जियाओक्सियाओ ने भी 10 यूरो को देखने के लिए एक पल लिया। उसे स्वीकार करना पड़ा, महिला कोमल थी, लेकिन वह नाजुक नाजुक किस्म की नहीं थी। यह हेयर क्लैंप इतना महंगा। यह देखकर कि 10 यूरो यहाँ सामान बेच रही थी, उसका सहपाठी देखने के लिए आया और कीमतों को देखकर हैरान रह गया। इतना महंगा क्यों? यह हांगकांग का माल है, हमारे पास अभी भी मुख्य भूमि पर इस तरह का सामान नहीं है। तो क्या यह हांगकांग का माल है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना महंगा है। अगर महिला को विश्वास नहीं है, तो आप डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर देख सकते हैं। उनकी शैलियां मेरी तरह सुंदर नहीं है और कीमतें भी सस्ती नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, मेरे मोती के बाल क्लिप वर्तमान में कैपिटल सिटी में सबसे अच्छे दिखने वाले हैं, कई शैलियों के साथ, सभी असाधारण रूप से सुंदर और उचित कीमत पर। कुछ लोग आसपास इकट्ठा हो गए और यून जियाओक्सियाओ को यह कहते हुए सुनकर चुनना शुरू कर दिया। जब आप वहां से गुजरे तो चूंकि नहीं, हांगकांग से आया सामान अपनी पत्नी को लाड़ प्यार देने के लिए खरीदे, यह छोटी लड़कियों और वयस्क महिलाओं दोनों पर अच्छा लगता है। यू जियाओक्सियाओ ने वास्तव में खुद को जाने दिया। मुख्य महिला पात्र दिखाई दी। आखिरकार कोर्टयार्ड हाउस उसके नाम पर पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा उसके पास पिंडोडुओ है, इसमें डरने की क्या बात है? इसके अलावा वह अनुवाद कर सकती है, खुद का समर्थन करने में पूरी तरह सक्षम है। यह सिर्फ दा बाओ और जियो बाओ है, अगर उसने तलाक ले लिया, तो उन्हें अपने साथ ले जाना आसान नहीं होगा। आखिरकार वे उसके अपने बच्चे नहीं थे। वे महिला सहायक पात्र थे। जल्द ही दोनों अलग हो जाएंगे। आखिरकार कुछ कथानक अपरिवर्तनीय है। 10 यूरो और उसके चचेरे भाई ने इधर उधर देखा, सब कुछ अच्छा लग रहा था। यहां तक 10 यूरो के सहपाठी ने भी कीमत के बावजूद निर्णायक रूप से एक खरीदा। चूंकि आप लोग बहुत कुछ खरीद रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ और बाल टाई लाऊंगा। उन्हें विदा करने के बाद यून जियाओक्सियाओ ने पुनः स्टॉक करना जारी रखा। भाई, अपनी प्रेमिका के लिए उपहार के रूप में एक खरीदो। भाई, अपनी बहन के लिए एक खरीदो। दीदी, जियो बाओ ने ग्राहकों को आकर्षित करने का अपना तरीका निकाला था। क्योंकि वांगफुजिन के आसपास हलचल है, यू जियाओक्सियाओ इस बात पर जोर देते रहे कि यह हांगकांग का माल है। एक बार बिक गया, बस इतना ही। इस अपील के साथ यून जियाओक्सियाओ आज जो माल लाया था, वह मूल रूप से बिक गया। चलो सामान पैक करो, माँ, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट भोजन के लिए बाहर ले जाऊंगा। या जियो बाओ काफी उत्साहित थे। उन्होंने पहले भी बाहर खाना खाया था, लेकिन यह थोड़ा महंगा था। माँ और उसके दो बेटे एक रेस्तरां में गए जहां यून जियाओक्सियाओ ने 3 व्यंजन ऑर्डर किए। खाओ, क्या आपको आज रात बारबेक्यू करने का मन है? क्यों न इसे एक प्रयास दें? माँ और उसके दोनों बेटे अच्छे दिखने वाले थे, वे जहां भी जाते थे आसानी से ध्यान आकर्षित कर लेते थे। चलो, हम घर जा रहे हैं। एक बार घर पर, यून जियाक्सियाओ ने दो छोटे बच्चों को झपकी लेने के लिए भेजा, यह संकेत देते हुए कि शाम को स्वादिष्ट भोजन मिलेगा।
दा बाओ और जियो बाओ, जो अभी भी काफी छोटे हैं, पूरी सुबह यून जियाओक्सियाओ का पीछा करते हुए खरीदारी के लिए फोन करते थे, हिसाब किताब निपटाते थे और चीजों पर नजर रखते थे, इस डर से कि कहीं कोई कुछ चुरा न ले। वे वास्तव में थके हुए थे। छोटे बच्चों को सोते हुए देखकर यू जियाओक्सियाओ ने वॉशिंग मशीन चुननी शुरू की। उसने पूरी तरह से स्वचालित खरीदने का फैसला किया और वह अर्ध स्वचालित नहीं चाहती थी। उसने एक बारबेक्यू ग्रिल भी खरीदी, जो लोहे के चूल्हे की तरह लकड़ी का कोयला के साथ थी और उसे एक ग्रिल नेट दिया गया था। उसने जल्दी से मेमना, सुअर का मांस, गोमांस के सीख खरीदे, कटार में कुछ आलू काट दिए और शकरकंद भी निकाल लाई। माँ, दोनों छोटे बच्चे उठे और उन्होंने देखा कि उनकी माँ किसी काम में व्यस्त लग रही थी। माँ युन जियाओक्सियाओ की नजर रसोई में प्रवेश करने वाले दो छोटे बच्चों पर पड़ी। आज रात हम बारबेक्यू कर रहे हैं और माँ ने कपड़े धोने को आसान बनाने के लिए एक वॉशिंग मशीन भी खरीदी है। वॉशिंग मशीन में उनकी रुचि नहीं थी। दोनों छोटे बच्चे ग्रिल जैसी वस्तु पर टिके हुए थे। माँ, क्या यह सारा मांस आज रात के लिए है? यू जियाओक्सियाओ ने दो छोटे बच्चों को बेसिन में मांस को घूरते हुए देखकर कहा, हाँ, हम आज रात बारबेक्यू कर रहे हैं और तुम दोनों भाई ज्यादा मसालेदार नहीं खा सकते, इसलिए मैं कम मिर्च डालूंगा। कटा हुआ मांस से भरा एक बेसिन, ग्रिल्ड मांस रखने के बारे में सोचना वास्तव में बहुत अच्छा था। माँ, बहुत सारा मांस। माँ, आपको हमें मदद के लिए बुलाना चाहिए था। सही है, तुम्हें इतना कुछ तिरछा करने में बहुत समय लगा होगा। दोनों छोटे बच्चे अभी भी बहुत विचारशील थे। उन्होंने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से घरेलू काम काज किया। उन्हें तिरछा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। आइए कुछ शकरकंद और आलू भूनने से शुरुआत करें। ठीक है। यू जियाओक्सियाओ ने आग जलाना शुरू कर दिया, उसके साथ दो छोटे बच्चे भी मदद कर रहे थे। मैं आपके स्वाद के लिए कुछ भून दूंगा। दा बाओ और जियो बाओ अपने छोटे स्टूल पर बैठे, ग्रिल को घेर लिया और देखा कि उसमें कुछ शकरकंद और दो आलू के साथ साथ मांस की कई कटारें रखी हुई थी। कैसा है? दा बाओ ने तुरंत खाना नहीं खाया। माँ, आप पहले खा लें। ठीक है। यू जियाओक्सियाओ ने ऊपर से मांस का स्वाद लेते हुए एक टुकड़ा खाया। यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आप दोनों अभी भी छोटे हैं, इसलिए आप ज्यादा नहीं खा सकते। दोनों छोटे बच्चों ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, प्रत्येक ने दो सीख खा ली और शकरकंद और आलू को पलटना जारी रखा। माँ, क्या हम अधिक मांस बारबेक्यू करने से पहले डैडी के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं? पिताजी, वह आज घर कब आ रहे हैं? युन जियाओक्सियाओ को उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। अब जब मुख्य महिला पात्र सामने आ गई है, तो हो सकता है कि वह और मुख्य पुरुष पहले ही मिल चुके हों। महिला सहायक पात्र की जगह लेने के बाद वह कब तक ऐसे शांतिपूर्ण दिनों का आनंद ले सकती थी? क्या साजिश को नियंत्रित किया जा सका? युन जियाओक्सियाओ को नहीं पता था। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, माँ तुम्हें भूखा नहीं सोने देंगी। वो शकरकंद और आलू पलटती रही। शकरकंद तैयार देखकर तीनों में से प्रत्येक के पास एक एक शकरकंद था और फिर उन्होंने भूनने के लिए कुछ और शकरकंद डाल दिए। यू जियाओक्सियाओ को कुछ झींगा चिप्स भी मिले और उन्होंने उनकी एक बड़ी प्लेट तल ली। उसने दोनों छोटे बच्चों के लिए एक कप दूध पाउडर भी बनाया। माँ, यह क्या है? इसका स्वाद बहुत अच्छा है। दा बाओ ने सहमति में सिर हिलाया कि नाश्ता स्वादिष्ट था। माँ, जब हम नए साल के लिए बड़ी टीम में वापस जाते हैं, तो हमें एयरडैन भाई और अन्य लोगों को स्वाद देने के लिए और अधिक खरीदना चाहिए। सीख और एक शकरकंद खाने के बाद अब झींगा चिप्स खाते हुए और दूध पाउडर पीते हुए वे दोनों काफी भरे हुए थे। जैसे ही झाओ तियानलेई घर आए, दोनों बच्चे उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। पिताजी। झाओ तियानलेई ने अपना ब्रीफकेस नीचे रखा और दो छोटे बच्चों का गर्मजोशी भरा उत्साह देखकर महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। क्या गलत? दोनों बच्चों को आते देखकर, डैडी, बारबेक्यू, क्या हम आज रात बारबेक्यू कर रहे हैं? बारबेक्यू, यह कहां से आया था? क्या पत्नी ने इसे स्थापित किया? बस तुम्हारे आने और ग्रिल करने का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी करो। जियाक्सियाओ ने बाहर का शोर सुना और उसे पता चल गया कि तियानलेई आ गया है। उसे कुछ उलझन महसूस हो रही थी। बारबेक्यू किया हुआ मांस। ठीक है, मैं वहीं रहूंगा। उसने सामान नीचे रखा और दोनों बच्चों को रसोई में ले गया। एक बार रसोई में उसने शकरकंद वाली बारबेक्यू ग्रिल देखी। कुछ ही दूरी पर एक बेसिन था जिसमें बड़ी संख्या में पहले से ही पिरोई हुई मांस की सीकें भरी हुई थी। मैंने एक वॉशिंग मशीन भी खरीदी और इसे खरीदते समय मेरी नजर इस बारबेक्यू ग्रिल पर पड़ी और मैंने इसे भी खरीद लिया। वॉशिंग मशीन। तियानलेई को इस उपकरण के बारे में पता था, लेकिन यह सस्ता नहीं था। पत्नी, तियानलेई कहना चाहती थी कि उसने जो पैसा कमाया वह उसका खुद का खर्च होने वाला पैसा होना चाहिए।
वह वॉशिंग मशीन पर इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च कर सकती थी? वह जानता था कि उसकी पत्नी के पास पैसा है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह अपना सारा पैसा उनके घर पर खर्च करे। चूंकि दोनों बच्चे वहां थे, त्यानलेई ने अंततः खुद को रोक लिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं ग्रिल करूंगा। इतनी सारी कटारें, पत्नी अकेली, न जाने कितनों को उसने धागे में पिरोया। पत्नी, तुम बैठो और आराम करो, मैं ग्रिलिंग करूंगा। जियाओ सियाओ को कोई आपत्ति नहीं थी। क्या मुझे और मिर्च डालनी चाहिए? ठीक है। दोनों बच्चे भी इधर उधर भीड़ गए। 4 लोगों का परिवार मंद पीली रोशनी के नीचे बारबेक्यू खा रहा था, दूध पाउडर पी रहा था, शकरकंद छील रहा था और खा रहा था, एक साथ बहुत आरामदायक लग रहा था। दा बाओ, जियो बाओ, आप और नहीं खा सकते, आप पहले ही काफी कुछ खा चुके हैं। यह देखकर कि दोनों बच्चे अभी भी सीख खाना चाहते हैं और तीखेपन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जियाक्सियाओ ने तुरंत दोनों बच्चों को अधिक खाने से रोक दिया। सिर्फ इसलिए कि इसका स्वाद अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अधिक खा सकते हैं। आप दोनों अभी भी युवा हैं। अपच का मतलब दवा और इंजेक्शन है। दवा और इंजेक्शन के उल्लेख ने तुरंत बच्चों को खाना जारी रखने से रोक दिया। जाओ अपना चेहरा धो लो और अपने दांत ब्रश करो। जब त्यानलेई ने जियाक्सियाओ की ओर देखा तो उसकी नजर काफी नर्म हो गई। पत्नी, तुम भी अब और नहीं खा सकती, क्या तुमने भी काफी कुछ खा लिया है? पत्नी को अपने भोजन का आनंद लेते हुए और मुस्कुराते हुए देखकर यह स्पष्ट था कि उसे बारबेक्यू खाना बहुत पसंद था, लेकिन चूंकि इसमें ज्यादातर मांस होता था, इसलिए उसे चिंता थी कि वह अधिक खा सकती है और अपच हो सकती है। आमतौर पर उसके हिस्से में कुछ सब्जियों के साथ चावल का एक छोटा कटोरा होता था, लेकिन आज उसने शकरकंद और कई सीखें खा ली, साथ ही उसके सामने कई छड़ें जमा हो गई। अब और नहीं खा सकते। ठीक है, अब हमारे पास ग्रिल है, जब भी हमारा मन हो तो हम सीख ले सकते हैं। अगली बार चलो टमाटर का बर्तन, हॉट पॉट लें। कहने की जरूरत नहीं है, अब मैं वास्तव में इसकी लालसा कर रहा हूं। तो फिर तुम खाओ। त्यानलेई, जिसकी भूख उनसे ज्यादा थी, ने बचे हुए कटार, शकरकंद और आलू खत्म कर दिए। भरपूर भोजन करने और रसोई को साफ सुथरा करने के बाद वह वॉशिंग मशीन की जांच करने गया। बारबेक्यू की गंध के कारण जियाक्सियाओ स्नान करने गया, लेकिन मौसम ठंडा होना शुरू हो गया था। अगली बार जब वह नहाती थी तो उसे सार्वजनिक स्नानघर में जाना पड़ता था, जिसकी उसे आदत नहीं थी, लेकिन कोई विकल्प नहीं था क्योंकि अब राजधानी शहर में ऐसा ही है। तुम भी नहा लो। त्यानलेई को पता था कि उसकी पत्नी को साफ सुथरा रहना पसंद है। ठीक है, तुम कमरे में वापस जाओ और कोट पहन लो, इन सुबह और शाम को वास्तव में ठंड हो रही है। लेकिन वापस कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए जियाक्सियाओ संघर्ष से भरा था। अब जब मुख्य महिला पात्र सामने आ गई है, तो क्या उसे चले जाना चाहिए? जियाक्सियाओ को नहीं पता था। यहां पहुंचने के बाद से वह सबसे पहले जिन लोगों से मिली, वे दा बाओ और जियो बाओ थे, उसके बाद झाओ फैमिली विलेज के अन्य लोग थे। लेकिन झाओ त्यानलेई के वापस आने के बाद उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और मूल रूप से खाना पकाने और घर का काम अपने हाथ में ले लिया। इस आदमी ने धीरे धीरे खुद को उसके जीवन में एकीकृत कर लिया। अब वे दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं और राजधानी में बस गए हैं। पत्नी, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? झाओ त्यानलेई ने वॉशिंग मशीन का भी अध्ययन किया, कपड़े धोए और फिर कमरे में लौट आए। नींद नहीं आ रही। उसने यूं जियाओक्सियाओ की ओर स्पष्ट मुस्कान के साथ देखा। पत्नी, मैं आ गया। यह देखकर कि वह झपटने वाला था, युन जियाओक्सियाओ ने उसकी अगली चाल को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। पत्नी, क्या हुआ? कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के बाद से हो सकता है कि उसने हर रात मांस न खाया हो, लेकिन कम से कम हर कुछ दिनों में, है ना? राजधानी शहर में जाने के बाद उसकी पत्नी उसे छूने देने के लिए और भी अधिक इच्छुक लग रही थी। क्या वह आज थक गई है? या फिर कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं लग रही? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया हो? क्या यह आपका पेट है? क्या मुझे इसे आपके लिए रगड़ना चाहिए? झाओ त्यानलेई ने सोचा कि यूं शियाओक्सियाओ का पेट असहज था और वह उसके लिए इसे रगड़ना चाहता था। उन्होंने हमेशा फीका खाना खाया है, लेकिन आज रात का बारबेक्यू थोड़ा मसालेदार था और उन्होंने पहले से ही कम मिर्च का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें अभी भी चिंता थी कि उसने बहुत अधिक खा लिया है और असहज महसूस कर रहे हैं। यह पेट नहीं है। यू जियाओक्सियाओ ने इस आदमी को गौर से देखा। उसने पहले भी स्कूल में और अपने काम के दौरान कई पुरुषों को देखा था। वहां सुंदर, मजाकिया और मजाकिया लोग थे और सभ्य परिवारों से हैं, लेकिन वह कभी भी विचलित महसूस नहीं करती थी। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? झाओ त्यानलेई अपनी पत्नी की सीधी नजर उस पर देखकर मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने मोटी चमड़ी वाले चेहरे को ढकना चाहता था।
अपनी पत्नी द्वारा घूरे जाने और ऐसी आंखों से जो पलकें भी नहीं झपकती थी, के कारण वह उसे चूमने की इच्छा से खुद को रोक नहीं पाया। अगर आपको अपना सच्चा प्यार मिल जाए तो क्या आप तलाक ले लेंगे? यून जियाओक्सियाओ के यह पूछने के बाद झाओ तियानलेई ने उसके माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। पत्नी, तुम किस बकवास के बारे में बात कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, जीवन भर के लिए मेरी पत्नी। मैं तुम्हें कैसे तलाक दे सकता हूँ? तुम्हें पता होना चाहिए, जिस क्षण से तुम ग्रामीण इलाकों में पहुंची, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। यहाँ तक राजधानी शहर में भी कोई भी सुंदर व्यक्ति मेरे दिल को हिला नहीं सकता है। कौन अपनी पत्नी के कान में फुसफुसा रहा है? क्या वह चिंतित था कि अन्य पुरुष उसके स्नेह के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे? इसके अलावा उनकी पत्नी के स्कूल में महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष थे। सेमेस्टर के पहले कुछ दिनों में वह अक्सर उसे स्कूल से लेने जाता था। यह अपने क्षेत्र की घोषणा करने का उनका शांत तरीका था। उनकी पत्नी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपना दावा जताने के लिए महीने में कुछ बार जाने की योजना बनाई। उसकी पत्नी किसी की थी, उसे ले जाया गया। एक बार जब उसे पता चल गया कि उसकी पीठ पीछे कौन उसकी पत्नी के दिमाग में बकवास भर रहा है, तो वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ता था। झाओ तियानलेई को एक समय झाओ फैमिली विलेज में एक सख्त आदमी माना जाता था। यह केवल यून जियाओक्सियाओ के सामने था कि उसने अपनी उग्रता को छुपाया। वह सौम्य और परिष्कृत होने का दिखावा करता था। जहां तक भाग्य की बात है, वास्तव में इसे कौन समझा सकता है? और यह आभा वाली बात, इसे कौन स्पष्ट कर सकता है? सबसे खराब स्थिति में वे अंततः टूट जाएंगे। प्रारंभ में उसने वास्तव में उसके साथ अपना जीवन बिताने का इरादा नहीं किया था। वह अब भी जानती थी कि कुछ कथानक बिंदु अपरिवर्तनीय थे, और खुद पर भरोसा करते हुए उसने पहले ही महिला सहायक चरित्र के दुखद भाग्य को बदल दिया था। वह पहले से ही काफी उपलब्धि थी। झाओ तियानलेई को आश्चर्य हुआ, क्या वह हाल ही में अपनी पत्नी से बहुत दूर हो गया था? वह नाश्ते के बाद अपने स्टॉल पर चला गया और केवल सुबह जल्दी और देर रात को ही उसे देखा। वर्तमान स्थिति को कैसे बदलें? शायद उसे अपने भाई को राजधानी शहर में लाना चाहिए। वह स्टॉल पर बहुत अधिक समय बिता रहा था। पत्नी, एक बार जब मैं इस व्यस्त अवधि से गुजर जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताऊंगा। उसका मतलब यह नहीं था। उसे पढ़ाई करनी थी, दुकान चलानी थी और खाना बनाना भी था। वह और भी व्यस्त थी। वह पुरानी पूंजी से नहीं जी रही थी। इससे यू जियाओक्सियाओ को समझ आ गया कि वह एक प्रांत का सबसे अमीर आदमी क्यों बन गया है। कठिन से कठिन कष्ट सहना आम आदमी से ऊपर उठना है। अगर यह मैं होता जिसने तलाक का प्रस्ताव रखा होता, तो आप। यून जियाओक्सियाओ ने बोलना समाप्त नहीं किया था जब झाओ तियानलेई ने उसकी बात काट दी और उसे अपना वाक्य पूरा करने की अनुमति नहीं दी। केवल जब झाओ तियानलेई को लगा कि यू जियाओक्सियाओ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने उसे जाने दिया। पत्नी, मैं तलाक शब्द नहीं सुनना चाहता। हम जीवन भर साथ रहेंगे। बाहर प्रलोभन हो सकते हैं, लेकिन इससे क्या? ऐसा ही हो। मुख्य महिला पात्र सामने आई। वह अब महिला सहायक किरदार के रूप में तैयार है। पुरुष प्रधान मुख्य महिला पात्र से संबंधित है। पत्नी, अगर तुम्हें अब नींद नहीं आ रही है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यार, तुम तो बस बात कर रहे हो। क्योंकि उसके पास स्कूल था, यू जियाओक्सियाओ अगले दिन कड़ी खोपड़ी के साथ उठी और एक निश्चित व्यक्ति को कई बार घूर कर देखा। पत्नी, रुको, मैं तुम लोगों को स्कूल ले जाऊंगा। साइकिल रखना वास्तव में सुविधाजनक है। वॉशिंग मशीन रखना वास्तव में सुविधाजनक है। पिछली रात वॉशिंग मशीन का उपयोग करने और कपड़ों को सूखने के लिए लटकाने के बाद उन्होंने डाई के स्थानांतरण से बचने के लिए गहरे रंगों को हल्के रंगों से अलग करते हुए फिर से मशीन का उपयोग किया। यह वास्तव में सुविधाजनक है। कपड़े सूखने के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ता है। मुझे यहाँ राजधानी शहर में सर्दियों में कपड़े सुखाना असुविधाजनक लगता है। अब वॉशिंग मशीन के साथ यह बहुत अधिक सुविधाजनक है। दा बाओ और जियो बाओ को नहीं पता था कि वॉशिंग मशीन का उपयोग कैसे किया जाता है। जब वॉशिंग मशीन चल रही हो तो तुम्हें उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, समझे? यून जियाओक्सियाओ को अचानक उन बच्चों की याद आई जो वॉशिंग मशीन के अंदर छिप गए थे और ड्रम चलने के दौरान उसे छूने के लिए भी आगे बढ़े थे, इसलिए उसने उन्हें याद दिलाया। माँ, अगर तुम इसे छुओगी तो क्या होगा? यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आपको कट लग सकता है। और बिजली की पट्टी, आपको उसे भी नहीं छूना चाहिए, इससे भी कट लग सकता है। एक दिन माँ आपको समझाएंगी कि बिजली के उपकरणों का सही तरीके से उपयोग कैसे करें। ठीक है। झाओ फैमिली विलेज टीम। आज काओ डाली की शादी का बड़ा दिन है। झाओ तियानहे और फैंग चायांग अपनी छोटी बहन के साथ भाग लेने और मदद करने गए।
इस युग में जब घर पर कोई खुशी का अवसर होता है तो रिश्तेदारों और गांव के समूह में अच्छी तरह से परिचित लोगों को आमंत्रित करना आम बात है। श्रीमती काऊ को एक मैचमेकर के माध्यम से काऊ डाली के लिए जीवन साथी ढूंढने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। मैचमेकर द्वारा आयोजित पिछले मैच लगभग विवाह में समाप्त हो गए, केवल अंतिम समय में चीजें विफल हो गईं। मैचमेकर ने काऊ डाली के वर्तमान साथी को खोजने के लिए कड़ी मेहनत की। नाजुक और सुंदर, थोड़ी सी सुंदरता के साथ 36 तैयार दहेज पैर पूरी तरह तैयार थे और दुल्हन की कीमत 80 युआन थी। डाली, बधाई हो, बधाई हो। काऊ डाली भी उस दिन बहुत खुश थी। उसने शर्ट और पतलून पहन रखी थी, खुद को सिर से पांव तक संवार रही थी। दरअसल अपने चौकोर चेहरे और मजबूत कद काठी के कारण काऊ डाली उस दौर के ग्रामीण इलाकों में काफी लोकप्रिय थे। धन्यवाद। झाओ तियानहे ने अपने बगल वाले फैन चायांग से कहा, मुझे नहीं पता कि थर्ड ब्रदर को मेरा पत्र मिला है या नहीं। अपनी पिछली जोड़ी असफल हो जाने के बाद उसने दियासलाई बनाने वाले से दूसरी जोड़ी ढूंढने को कहा था, लेकिन शरद ऋतु की फसल के बाद से कोई खबर नहीं मिली थी। उसने तीसरे भाई की खबर का इंतजार करने की योजना बनाई और उससे सुनने के बाद वह दुनिया देखने के लिए राजधानी शहर जाने के लिए तैयार हो गया। चूंकि उसकी छोटी बहन तलाक के बाद घर वापस आ गई थी, इसलिए उसके लिए रिश्ता ढूंढना इतना आसान नहीं था। उसे इस बात की जानकारी थी और उसने इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं की थी। अब वह केवल पैसा कमाना चाहता था। हम राजधानी शहर से कुछ दूरी पर हैं, इसलिए पत्र अब तक प्राप्त हो जाना चाहिए था। फैंग चायांग निश्चित नहीं थे। उन्होंने पिछले साल यात्रा की थी, लेकिन राजधानी शहर नहीं गए थे, तो यह झाओ फैमिली विलेज से कितनी दूर था। तो क्या आप वास्तव में राजधानी शहर जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? झाओ तियानहे को पता था कि फैंग चायांग का दिमाग तेज था, उसे और दाली को बस अपनी ताकत लगाने की जरूरत थी। एक बार जब थर्ड ब्रदर को कॉलेज में स्वीकार कर लिया गया, तो ऐसा लगा मानो वह रातों रात उनसे दूर हो गया हो। क्या आप किसी को ढूंढने के लिए मैचमेकर का उपयोग करने पर भी विचार नहीं कर रहे हैं? उन्होंने पिछले साल पैसा कमाया, चायांग पूरी तरह से मैच की तलाश कर सकता था। आप हमेशा के लिए कुंवारे नहीं रह सकते, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए कौन अपनी बेटी मुझे देने को तैयार होगा? हर कोई जानता था कि उसका घर एक मिट्टी की झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। इस बात का जिक्र नहीं था कि घर पर उसकी बुजुर्ग दादी और एक छोटी बहन थी। वह शारीरिक रूप से भी कमजोर था और टीम के अन्य लोगों की तरह उतने कार्य अर्जित नहीं कर सका। हम सभी जानते हैं कि आप सक्षम हैं। जैसा कि थर्ड ब्रदर ने एक बार कहा था, आप अपने दिमाग से पैसा कमाते हैं। अपनी तुलना उन लोगों से क्यों करें जो क्रूर बल से कमाते हैं? क्या यह आपकी कमजोरियों को उनकी ताकत के साथ तुलना करना नहीं है? यदि आप इस बार नहीं जा सकते हैं, तो अगली बार जाएं। आखिरकार तीसरा भाई कई वर्षों तक कैपिटल सिटी में अध्ययन करेगा। मेरे चाचा ने कहा कि संभावना है कि स्नातक होने के बाद तीसरे भाई को वहां नौकरी सौंपी जा सकती है। झाओ तियानहे ने पहले ही अपना मन बना लिया था, समय आने पर वह तीसरे भाई के साथ बने रहेंगे। दरअसल उन्होंने पत्र में यह भी पूछा था कि क्या वह अपनी छोटी बहन को अपने साथ कैपिटल सिटी ले जा सकते हैं। झाओ फैमिली विलेज में केवल जियाक्सियाओ को ही तलाक नहीं मिला था, बल्कि वह इसके बारे में बहुत सचेत थी और घर पर बेहद आरक्षित थी। भाभी ने बाहर से ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन कभी कभी उसने देखा कि उसे तलाकशुदा भतीजी शियाओक्सियाओ, जो अपने मायके लौट आई थी, के साथ रहना पसंद नहीं था। आज काओ डाली दूल्हा थी, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था, वह अपनी नई पत्नी से काफी खुश नजर आए। झाओ तियानहे ने मामले पर चर्चा करते हुए धीरे से कहा, दाली की पत्नी भले ही भाभी जितनी अच्छी न हो, लेकिन वह ली क्विक्सिया से कहीं अधिक सुंदर है। झाओ तियानलेई को तुरंत झाओ तियानहे का पत्र मिला जिसमें बताया गया था कि दाली की शादी हो रही है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि चायांग कैपिटल सिटी में आने में सक्षम नहीं हो सकता है, और पूछा कि क्या वह जियाओक्सियाओ को कैपिटल सिटी में ला सकता है। पत्नी, यह जियो हे का एक पत्र है। वह नौकरी की तलाश के लिए जियाओक्सियाओ को राजधानी शहर में लाने की योजना बना रहा है। एक नौकरी के लिए देख रहे हैं। यूं जियाओक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा। भतीजी की शादी हो गई, तलाक हो गया और वह घर लौट आई। भाइयों ने तो इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि भाभियों को कोई आपत्ति नहीं होगी। भले ही छोटी चाची, उसकी सास, सहायक थी, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और वह भारी काम नहीं कर सकती थी। यह अभी भी दोनों बेटों पर निर्भर था। वे अपनी छोटी बहन की खातिर अपनी भाभी को दबा नहीं सकते थे। वे आ सकते हैं। कठिनाइयों को सहने के इच्छुक लोगों के लिए यहाँ राजधानी शहर में नौकरियां हैं।
युन जियाओक्सियाओ पहले से ही एक आभूषण की दुकान खोलने के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति को खोजने की योजना बना रहा था। चून की भतीजी आने वाली होगी, इसलिए वह सामान बेच सकती है। हालांकि उसे जल्द से जल्द एक छोटा स्टोरफ्रंट खरीदने और कुछ साधारण मरम्मत करने की जरूरत थी। उन्हें आने दो। झाओ तियानलेई एक टेलीग्राम भेजने के लिए गए और युन शियाओक्सियाओ ने बिक्री के लिए स्टोरफ्रंट के बारे में पूछताछ करने के लिए स्थानीय कार्यालय का रुख किया। यह उन पुराने स्टोरफ्रंट्स में से एक था जिसे युन शियाओक्सियाओ ने ठीक किया था। यह केवल लगभग 20 वर्ग मीटर था और लागत 3000 से कुछ अधिक थी। मैंने एक स्टोरफ्रंट किराए पर लिया है जहां मैं कुछ छोटी वस्तुएं बेचने की योजना बना रहा हूं। मैं जियाओक्सियाओ को दुकान का काम देखने दूंगा और मैं उसे प्रति माह 50 वेतन दूंगा। राजधानी शहर में वह वेतन अधिक नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था। स्टोरफ्रंट, इसे कुछ सरल मरम्मत की आवश्यकता है। वह बढ़ई जो आपको पहले मिला था। युन शियाओक्सियाओ ने झाओ तियानलेई के लिए एक सरल नवीकरण योजना बनाई और काम में उसकी मदद मांगी। झाओ फैमिली विलेज में वापस झाओ तियानहे को टेलीग्राम के बारे में पता चला। अंकल, थर्ड ब्रदर ने मुझसे जियाक्सियाओ को अपने साथ कैपिटल सिटी ले जाने के लिए कहा। कैप्टन झाओ आश्चर्यचकित रह गए, आपने अपने पत्रों। इस टिप्पणी ने झाओ तियानहे को कुछ हद तक शर्मिंदा कर दिया। अब जब मेरी छोटी बहन घर छोड़े बिना भी हर समय घर पर रह रही है, तो उसके लिए बेहतर होगा कि वह राजधानी शहर में जाकर देखे। उनकी खुद की शादी में उनकी छोटी बहन की वजह से देरी हुई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन छोटी बहन ने खुद को दोषी ठहराया। हालांकि बहुत से शिक्षित युवा शहरों में लौट आए, फिर भी तलाक की घटनाएं काफी हुई। लेकिन इन तलाकशुदा परिवारों में भाई बहनों के लिए रिश्तेदारी का उल्लेख करना वाकई मुश्किल है। फिर उसने तीसरे भाई के बारे में सोचा, जिसे पिछले साल घर छोड़ते ही पता चल गया था कि बड़े शहर खुल गए हैं, जिससे व्यक्तियों को व्यवसाय संचालित करने की अनुमति मिल गई है। यदि उसकी छोटी बहन उसके साथ राजधानी शहर जाती तो स्थिति चाहे जो भी हो, तीसरा भाई उसके लिए नौकरी ढूंढ सकता था। छोटी बहन सिलाई सीखकर भाभी की दी हुई किताबें पढ़ रही थी। यदि स्थिति और भी बदतर हो जाती तो उसे राजधानी शहर में एक सिलाई की दुकान में प्रशिक्षुता मिल सकती थी। घर में अपनी बड़ी भाभी से लगातार जुल्म सहने से तो यह निश्चित ही बेहतर था। कैप्टन झाओ क्या कह सकते थे? सुधार नीतियों के लागू होने से पहले ही लाओसन पहले से ही गुप्त रूप से सट्टा लेनदेन में लगा हुआ था, भले ही वह अपनी पत्नी के परिवार को पार्सल भेजने की आड़ में हो। फिर भी एक पिता के रूप में वह जानता था कि उसे क्या जानना चाहिए। इसके अलावा अब उनका पूरा परिवार राजधानी में पढ़ाई कर रहा था। भले ही स्कूल ने कुछ सब्सिडी प्रदान की, 2 छोटे बच्चों के साथ उन्हें एक घर किराए पर लेना पड़ा और उनका मासिक खर्च छोटा नहीं था, इसलिए उन्हें पैसे कमाने के लिए कुछ करना पड़ा। क्या आपके माता पिता सहमत हैं? झाओ तियानहे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ को मेरी भाभी पर भरोसा है। जब तक मैं कहता हूं कि मेरी भाभी मेरी छोटी बहन के लिए कैपिटल सिटी में नौकरी ढूंढ सकती है, मेरी माँ मेरी छोटी बहन को मेरे साथ कैपिटल सिटी जाने देने को तैयार है। वह आपकी छोटी बहन के लिए किस तरह की नौकरी ढूंढ सकती है? मुझे लगता है कि मेरी भाभी इसे संभाल सकती है। कैप्टन झाओ को कहां पता होगा कि उनका भतीजा उनके पास परिचय पत्र के लिए आया था। यात्रा कुछ लंबी थी, इसलिए उन्होंने उन्हें 1 महीने के लिए वैध परिचय पत्र जारी किया। हालांकि उनके जाने से पहले उन्होंने उनसे 20 किलोग्राम नया चावल लाने को कहा। यहां तक छोटी चाची झाओ ने भी काफी सामान पैक कर लिया था। वे राजधानी शहर में अपने भतीजे और उसकी पत्नी को खाली हाथ परेशान करने नहीं जा सकते थे। डाली, क्या आप राजधानी शहर जा रहे हैं? फिर भी काओ डाली ने अपनी पत्नी से उसकी राय पूछी। काओ डाली की पत्नी झांग लानहुआ को पता चला कि उसका पति राजधानी शहर जा रहा था। उसने उसके साथ कैपिटल सिटी जाने की भी योजना बनाई। भाई डाली, क्या मैं आपके साथ राजधानी शहर आ सकता हूँ? वह जानती थी कि उसका पति पैसे कमाने के लिए राजधानी जा रहा है, लेकिन वह भी उसके साथ जाना चाहती थी। उन्होंने शादी से पहले चर्चा की थी कि वे बाद में अपने परिवार से अलग हो जाएंगे। ठीक है, हम पहले अलग हो जाएंगे, काओ डाली ने इस बिंदु को अच्छी तरह से जानते हुए उत्तर दिया। अब उसकी शादी हो चुकी थी और जब वह बाहर जाकर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, तो वह इसे अपने भाई और भाभी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। भाई दाली, मुझे बोलने दो। झांग लानहुआ ने शादी से पहले परिवार से अलग होने के बारे में अपने ससुराल वालों से बातचीत की थी। उस समय काओ परिवार की टीम में वास्तव में एक अजीब उपस्थिति थी। क्योंकि ली क्विक्सिया ने एक कार्यकर्ता से शादी की और एक बेटा होने के कारण वह झाओ फैमिली विलेज टीम में शामिल हो गई। कई लोगों ने काओ परिवार के मामलों पर ध्यान दिया। इसने वास्तव में श्रीमती काओ को क्रोधित कर दिया।
इसलिए उसने झांग लानहुआ को जल्दी से ढूंढने के लिए एक मैचमेकर की मदद ली। काओ परिवार अलग हो गया था, लेकिन काओ डाली के भाई और भाभी को यह जानकर कुछ आपत्ति थी कि उनके छोटे बहनोई पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहे थे। लेकिन आपत्ति करना बेकार था, क्योंकि झांग लानहुआ ने दरवाजे में प्रवेश करने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किस बात पर सहमति बनी है। उन्होंने उस घर को अभी बंद रखा है, लौटने पर दूसरा घर बनाने की योजना बना रहे हैं। माँ, मैं भाई दाली के साथ कैपिटल सिटी जा रही हूँ और अपनी पितृभक्ति दिखाने के लिए वहां से कुछ स्थानीय विशेषताएं लेकर आऊंगी, उसने कहा। झांग लानहुआ को अभी भी घर पर पसंद किया जाता था, और अगर इस साल फसल खराब नहीं होती तो शायद वह लंबे समय तक घर पर रहती। हालांकि झांग परिवार को यह भी पता चला कि काओ डाली ने पिछले साल पैसे कमाए थे जब वह बाहर गया था। अपनी शादी के बाद काओ डाली ने अपनी सारी कमाई नहीं सौंपी, लेकिन उन्होंने झांग लानहुआ को 200 दिए। झांग लानहुआ को थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। बाहर जाकर सचमुच पैसा कमाया जा सकता है। प्रस्थान का दिन निश्चित हो गया। परिचय पत्र और अपना सामान लेकर 4 युवा ट्रेन पकड़ने के लिए एक कार में सवार हुए। वे बहुत भाग्यशाली नहीं थे, स्लीपर कार टिकट खरीदने में असफल रहे। हालांकि जाओ तियानहे और काओ डाली दोनों काफी मजबूत थे, इसलिए किसी ने उनकी जगह नहीं छीनी। राजधानी शहर में यू जियाओक्सियाओ ने घर के लिए एक इलेक्ट्रिक चावल कुकर खरीदा था। इस इलेक्ट्रिक राइस कुकर के होने से चावल और दलिया पकाना विशेष रूप से सुविधाजनक हो गया है। माँ, यह चावल विशेष रूप से स्वादिष्ट है। बेशक यह सिर्फ एक इलेक्ट्रिक चावल कुकर था, लेकिन तकनीक वहां थी, और इसके अलावा उसने जो चावल खरीदा था वह पॉलिश किया हुआ था। यह स्वादिष्ट कैसे नहीं हो सकता। इस इलेक्ट्रिक चावल कुकर के साथ चावल पकाना थोड़ा अधिक सुविधाजनक है, यहाँ तक जियो बाओ भी इसके साथ चावल पका सकता है। युन जियाओक्सियाओ की नजर झाओ तियानलेई की ओर गई। उसने यह नहीं पूछा कि क्या उसने पिछले कुछ दिनों में मुख्य महिला पात्र को देखा है। क्या कमरा छोटी बहन और अन्य लोगों के आने के लिए तैयार है? और क्या डाली अपनी पत्नी को भी साथ लाने जा रहा है? अगर दाली अपनी पत्नी के साथ आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वे दोनों एक साथ एक कमरा साझा करें। यदि दंपत्ति साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें बाहर एक जगह किराए पर लेनी चाहिए। इस पर युन जियाओक्सियाओ की एक राय थी। स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार जोड़े के रूप में रिश्तेदारों को एक ही कमरे में नहीं रहना चाहिए। यह मेजबान को 1 साल के लिए परेशान कर देगा। मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। झाओ तियानलेई ने काम शुरू करने के लिए उनके आने का इंतजार किया। अब कुछ खाली समय होने पर वह अपनी पत्नी की दुकान देखने जाता था और जब भी संभव हो मदद करता था। माँ, मैं अकेले स्कूल से घर जा सकता हूँ। दा बाओ 1 महीने से अधिक समय से स्कूल जा रहा था। उसने आसपास कुछ दोस्त बना लिए थे, और अब वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे हर दिन लेने और छोड़ने जाए। वह जियो बाओ को स्कूल भी ले जा सकता था। उनका स्कूल किंडरगार्टन से बहुत दूर नहीं था। यह सब रास्ते में है। यह 10,000 संभावनाओं का डर नहीं था, बल्कि क्या होगा का डर था। इसके अलावा जिस दिन उसकी कक्षाएं होती थी और जब नहीं होती थी, तब वह किताबें पढ़ने के लिए पुस्तकालय में जा सकती थी और कुछ अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री का अध्ययन भी कर सकती थी। वह भी परीक्षा देने की योजना बना रही थी। पहले तो उसने सोचा कि वह अंग्रेजी दक्षता परीक्षा नहीं दे पाएगी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह ऐसा कर सकती है। बात सिर्फ इतनी है कि वह इतनी व्यस्त थी कि उसकी कक्षा में उसके कई करीबी सहपाठी नहीं थे। फिर भी युन जियाओक्सियाओ को इस बात का एहसास नहीं था कि वह पहले से ही अपनी पढ़ाई में सबसे लोकप्रिय लड़की बन चुकी थी, और उसकी प्रतिष्ठा अभी भी बढ़ रही थी। पत्नी, मैं आज किसी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे खाने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वह दोपहर के भोजन के लिए घर नहीं आती थी। स्कूल से मिलने वाली सब्सिडी से वह सुबह और शाम घर पर खाना खा सकती थी, और दोपहर का खाना कैंपस में खा सकती थी। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत से लोग पढ़ रहे थे। यह कहना होगा कि इस समय छात्र अभी भी सीखने के लिए उत्सुक थे, इसके विपरीत जब वह विश्वविद्यालय में थी, जहां अधिक तुलना थी और कई लोग परीक्षा से ठीक पहले रट जाते थे। युन जियाओक्सियाओ को यह नहीं पता था कि भले ही वह तसिंग यूनिवर्सिटी की कैंपस सुंदरी होने का दावा नहीं करेगी, लेकिन उसके अच्छे लुक और फैशनेबल उपस्थिति ने अभी भी बहुत ध्यान आकर्षित किया है। क्या उस छात्रा का कोई प्रेमी है? मुझे कैसे पता चलेगा? तुम उससे पूछते क्यों नहीं? पूछो तो मैं करूंगा। इसलिए जब युन जियाओक्सियाओ दोपहर के भोजन के लिए कैफेटेरिया जाने के लिए लाइब्रेरी छोड़ने वाली थी, जैसे ही वह बाहर निकली, किसी ने उसे रोक दिया। सहपाठी, नमस्ते। युन जियाओक्सियाओ थोड़ा भ्रमित थी, लेकिन चूंकि उस व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया, उसने विनम्रता से जवाब दिया, हेलो। क्या इस व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता थी?
ऐसा लग रहा था मानो पुरुष छात्र ने बोलने का साहस जुटा लिया हो, सहपाठी, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यह एक साथ मिलकर एक शानदार भविष्य बनाने के बारे में नहीं था। इससे वास्तव में यून जियाओक्सियाओ को थोड़ी राहत मिली। सहपाठी, मुझे खेद है, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूं और मेरा एक बच्चा भी है। शादी हो गई और आपका एक बच्चा भी है। समाचार के इस टुकड़े ने तुरंत उस पुरुष छात्र को स्तब्ध कर दिया जिसने यून जियाओक्सियाओ को कबूल किया था। यू जियाओक्सियाओ ने दूसरे व्यक्ति की ओर सिर हिलाई और चाली गई। जब यून जियाओक्सियाओ लगभग 100 मीटर दूर थी, तो जिस व्यक्ति ने उसके सामने कबूल किया था उसे अंततः एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। दूर से देखते हुए रूममेट ने कबूल किए गए व्यक्ति के जाने के बाद ही संपर्क किया। भाई, ठुकराया जाना सामान्य बात है। चलो खाना खाते हैं। वह खूबसूरत छात्रा किसी को ऐसे ही कैसे स्वीकार कर सकती है? अस्वीकार किया जाना पूरी तरह से सामान्य है। उसने कहा कि वह शादीशुदा है। विवाहित। इस पर सभी रूममेट्स हैरान रह गए। वह शादीशुदा है, यह कैसे संभव है? ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह शादीशुदा थी। जैसे कि एक नवागंतुक ने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, साथ ही उसके परिवार के पास थोड़ा पैसा था। उसकी घड़ी और पोशाक दोनों ही काफी अच्छी हैं। और वह सुंदर भी है। पता चला कि वह शादीशुदा थी। मैं भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन वह झूठी नहीं लगती। फिर इस स्वीकारोक्ति को ठंडे बस्ते में डालना होगा। दिए गए। वह पहले से ही शादीशुदा है, मैं उससे तलाक लेने के लिए बिल्कुल नहीं कह सकता, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यू जियाओक्सियाओ ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे मौसम धीरे धीरे ठंडा होता गया, उसने 4 लोगों के परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे। और ट्रेन से यात्रा करने वाले बेचैन हो रहे थे, उतरने के लिए उत्सुक हो रहे थे। दूसरे भाई, हमें कैपिटल सिटी पहुंचने में कितना समय लगेगा? यह बात लिटिल सिस्टर झाओ और झाओ शिनिक्सिन दोनों ने कही थी। झांग लानहुआ भी पूछना चाहती थी, लेकिन चूंकि वह पहली बार इतनी दूर की यात्रा कर रही थी, इसलिए उसे ट्रेन का खाना महंगा लगा। भले ही इसके लिए टिकट की आवश्यकता नहीं थी, वह मुश्किल से मांस के साथ भोजन कर पाती थी, और उनका लाया हुआ सूखा भोजन पहले 2 दिनों में ही खत्म हो जाता था। वे कई दिनों से ट्रेन में थे और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर जंग खा रहा है। इसके अलावा वह अधिकतम यही कर सकती थी कि बाथरूम जाने के लिए उठती, जिससे यह काफी असुविधाजनक हो जाता था। मुझे यकीन नहीं है कि हम ट्रेन में कितने दिन और रहेंगे, लेकिन मैंने ट्रेन चालक दल से पूछा, और हम सभी को जिंगडू स्टेशन पर उतरना होगा। मुझे बस चिंता है कि क्या तीसरा भाई मुझे लेने आएगा, अन्यथा हमें नहीं पता होगा कि हम उनके स्थान तक कैसे पहुंचेंगे, उसने कहा। हालांकि वे सभी जानते थे कि यून शियाओक्सियाओ और झाओ तियानलेई कहां पढ़ रहे थे, फिर भी वे एक अपरिचित जगह में अपनी गहराई से बाहर महसूस कर रहे थे। इतनी ठंड क्यों हो रही है? अपनी पत्नी को ठंड महसूस करते देख काऊ डाली ने जल्दी से अपना सामान उतार दिया और उसके लिए मोटे कपड़ों की तलाश की। मैंने अपनी भाभी से सुना है कि कैपिटल सिटी झाओ फैमिली विलेज की तुलना में बहुत ठंडा है। क्या वह बर्फ है? तेज नजरों वाले झांग लानहुआ ने बाहर कुछ देखा जो एक पतली परत की तरह दिखाई दे रहा था और आश्चर्य से चिल्लाया। उनके समूह में आमतौर पर केवल सर्दियों के महीनों में बर्फबारी होती थी। और मध्य शरद उत्सव को कितना समय हो गया है, और अब यहाँ बर्फबारी शुरू हो रही है। न केवल झांग लानहुआ, बल्कि काऊ डाली और अन्य लोग भी बहुत आश्चर्यचकित थे। यह केवल अक्टूबर है। अगर अभी बर्फबारी होने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी कितनी होगी। लेकिन अब वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पहले से ही बर्फबारी हो रही है, क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? कौन जानता है। लेकिन कैपिटल सिटी आखिरकार राजधानी है। बजना बजना। जैसे ही झाओ तियानलेई ने समय गिना, उसकी सुबह की कक्षाएं थी और फिर वह इंतजार करने के लिए सीधे स्टेशन चला गया। 2 दिनों के लगातार इंतजार के बाद आखिरकार वह सभी से मिले। यहाँ पर। उन्होंने काऊ डाली और अन्य लोगों को दूर से देखा। तीसरा भाई। झाओ तियानहे ने भी झाओ तियानलेई को देखा, और वह इतना उत्साहित था कि अगर उसके पास जो चीजें नहीं होती, वह झाओ तियानलेई की ओर दौड़ता। जैसे ही वे मिले, झाओ तियानहे ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, तीसरे भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजधानी शहर में वास्तव में बर्फ होगी। पहली बर्फ। झाओ तियानहे का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक झाओ तियानलेई को भी यह अजीब लगा कि सुबह जल्दी उठने पर उसने देखा कि बाहर बर्फबारी हो रही थी। उसने जल्दी से पहनने के लिए कुछ मोटे कपड़े ढूंढे, नाश्ता बनाना शुरू किया और बर्फ हटाना शुरू कर दिया, और उन तीनों को गर्म कपड़े पहनने का निर्देश दिया। इस अचानक ठंड से उन्हें डर था कि वे तापमान में तेजी से गिरावट का सामना नहीं कर पाएंगे। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ।
उन चारों ने बस में झाओ तियानलई का पीछा किया, यहाँ तक बसें भी स्थानांतरित की, और उतरने के बाद उन्होंने अपना सामान ले लिया और उसका पीछा करना जारी रखा। तीसरा भाई, आप जिस घर को किराए पर ले रहे हैं। झाओ तियानलई ने अपना सिर हिलाया, मैंने घर खरीदा। मेरे ससुर और अन्य लोगों ने काफी पैसा दिया और मैंने अपने चाचाओं से भी उधार लिया। एक घर खरीदा। ससुर झाओ तियानहे, काओ डाली और झाओ शिनिक्सन सभी जानते थे कि युन जियाओक्सियाओ के माता पिता अक्सर उसे पार्सल भेजते थे। घर थोड़ा पुराना है और यह हम सभी के लिए तंग होगा। यदि आप तंग नहीं होना चाहते हैं तो आप बाहर एक जगह किराए पर ले सकते हैं, झाओ तियानलेई ने आगे बढ़ते हुए और उनसे बात करते हुए कहा। तीसरे भाई, क्या राजधानी शहर में सब कुछ सचमुच इतना महंगा है? कुछ चीजें महंगी हैं और कुछ चीजें सस्ती हैं। जब उन्होंने झाओ तियानलेई को एक बड़े दरवाजे के सामने रुकते हुए और उसे खोलने के लिए चाबी निकालते हुए देखा, तो उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि यह वही घर है जिसे थर्ड ब्रदर ने खरीदा था। जल्दी अंदर आओ। तभी उन चारों को पुराना घर नजर आया। घर बेशक पुराना लग रहा था, लेकिन काफी बड़ा था। तीसरे भाई, यह घर काफी बड़ा है। बिल्कुल छोटा नहीं, इसमें हमारी सारी बचत लग गई। मुख्य कमरे में जाओ। झाओ तियानहे ने वास्तव में सोचा कि घर, हालांकि थोड़ा पुराना था, काफी विशाल था। भाभी कहाँ है? तुम्हारी भाभी कक्षा में है और दा बाओ और जियो बाओ भी स्कूल में है। वे सभी स्कूल में भोजन करते हैं। अपना सामान नीचे रखो और मैं तुम्हें खाने के लिए ले जाऊंगा। फिर हम जल्दी से स्नान करने के लिए सार्वजनिक स्नानघर में जाएंगे, क्योंकि दोपहर में मेरी कक्षा है। यह महसूस करते हुए कि झाओ तियानलेई को अभी भी एक कक्षा में भाग लेना है, काओ डाली और अन्य लोगों ने समझा कि वे उसे और देरी नहीं कर सकते। अपना सामान नीचे रखने के बाद वे खाने के लिए झाओ तियानलेई के पीछे पीछे चले और फिर स्नान के लिए सार्वजनिक स्नानागार में चले गए। इस समय सार्वजनिक स्नानागार में बहुत कम लोग थे। यह तुम्हारा कमरा है। थोड़ा आराम करो, मुझे अब क्लास में जाना है। कोई चिंता नहीं, तीसरे भाई, हम में से कोई भी यहाँ अजनबी नहीं है। ठीक है, तीसरे भाई, हम सभी यहाँ परिवार हैं। झाओ तियानलेई को विदा करने के बाद झांग लानहुआ ने कुछ कपड़े धोने की योजना बनाई। लेकिन जब कपड़े धोने की बारी आई तो उसने एक बिजली का उपकरण देखा और उसे नहीं पता था कि यह क्या था। कपड़े धोने और सूखने के लिए लटकाए जाने के बाद झांग लानहुआ ने झाओ शिनिक्सन के साथ एक कमरा साझा किया और काओ डाली और झाओ तियानहे ने एक और कमरा साझा किया। झांग लानहुआ ने काओ डाली के साथ कमरा साझा करने का अनुरोध नहीं किया। यह किसी और का घर था और फर्नीचर बिल्कुल नया लग रहा था। अंततः मैं बिस्तर पर लेट सकता हूँ। यद्यपि वे छोटे थे, ट्रेन में कई दिनों तक यात्रा करने के बाद उन्हें थकान महसूस हुई और दोनों व्यक्ति बारी बारी से रात में निगरानी करते रहे। अब भरपेट खाना खाने और यहाँ तक कि स्नान करने के बाद वे जल्दी से चादरों के नीचे बिस्तरों पर गहरी नींद में सो गए, जो विशेष रूप से गर्म थे। शिनिक्सन भाभी के बारे में मैं उनसे नहीं मिला हूँ। क्या उनसे मिलना जुलना आसान है? झांग लानहुआ वास्तव में युन जियाओक्सियाओ को नहीं जानता था। यू जियाओक्सियाओ पढ़ाई के लिए कैपिटल सिटी आए थे और वे एक बार भी नहीं मिले थे। भाभी का साथ मिलना बहुत आसान है। झांग लानहुआ को अभी भी थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन अब जब वे ट्रेन से उतर गए थे तो सब कुछ ऐसा महसूस हुआ मानो अभी भी ट्रेन की तरह ही हिल रहा था, और वह भी सो गई। युन जियाओक्सियाओ की ओर से अनजान दोपहर की आखिरी कक्षा के बाद उसने जियो बाओ को लेने की जल्दी की। मैंने शिक्षक को परेशान किया है। जियो बाओ के शिक्षक को पता था कि यू जियाओक्सियाओ तसिंग विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। जियो बाओ की माँ, यह कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जियो बाओ की माँ न केवल असाधारण रूप से सुंदर थी, बल्कि जब उन्होंने पूछा कि वह कौन सी फेशियल क्रीम का उपयोग करती हैं, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो बाओ की माँ अगले ही दिन उनके लिए एक बोतल लाएंगी और इसके लिए कोई भी भुगतान करने से इनकार कर देंगी। इसके अलावा जियो बाओ विशेष रूप से चतुर था। जियो बाओ को लेने के बाद वह जल्दी से उसे दा बाओ को लेने के लिए ले गई। माँ, हम घर जा रहे हैं। वे तीनों, युन जियाओक्सियाओ, एक एक बच्चे को हाथ में पकड़कर घर की ओर चल पड़े। दूसरी ओर झाओ तियानलेई और भी तेजी से आगे बढ़े। कक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद वह कुछ मांस खरीदने के लिए जल्दी से अपनी बाइक पर सवार होकर किराने की दुकान पर गया, फिर अपनी बाइक पर सवार होकर घर चला गया। घर पहुंचने पर उसने दरवाजा अंदर से बंद पाया और दरवाजा खटखटाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तीसरे भाई, तुम वापस आ गए। वे कितनी देर तक सोए थे? मम्मा। झाओ तियानलेई ने किराने का सामान रसोई में रख दिया और चावल पकाना शुरू ही करने वाला था, तभी उसने बच्चों की आवाज सुनी और उसे पता चला कि उसकी पत्नी 2 बच्चों के साथ वापस आ गई है। भाभी, छोटे चाचा।
छोटे चाचा झाओ तियानहे को देखकर दा बाओ और जियो बाओ अभी भी कुछ हद तक रोमांचित थे। आह, दा बाओ और जियो बाओ का वजन बढ़ गया है। वे काफी गोरे भी हो गए थे, जिससे वे और भी अधिक स्मार्ट दिखने लगे थे। और उनके कपड़े, कोई भी अनजान व्यक्ति सोचेगा कि वे शहर के बच्चे हैं, बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। वह बैकपैक अच्छा लग रहा है। तुम लोग अपने कमरे में वापस जाओ और अपना होमवर्क करो। यू जियाओक्सियाओ को पता था कि बच्चे झाओ तियानहे के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन शिक्षक द्वारा सौंपा गया होमवर्क पहले पूरा करना होगा। तभी झाओ तियानहे को याद आया कि ये दोनों भतीजे पहले से ही स्कूल जा रहे थे, जिसका मतलब था कि उनके पास होमवर्क था। छोटे चाचा, हम अपना होमवर्क करने जा रहे हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। काऊ डाली भी जाग गई थी। 2 घंटे की नींद के बाद उन्हें काफी बेहतर महसूस हुआ। यू जियाओक्सियाओ को देखकर उसने तुरंत पुकारा, भाभी। डाली, बधाई हो। काऊ डाली मुस्कुराई और अपना सिर रगड़ा। भाभी, छोटी बहन और डाली की पत्नी भी आई है। इस नौकरी की तलाश में उसे अंततः अपनी भाभी से मदद मांगनी होगी। मैंने अपने अनुवाद कार्य के लिए एक स्टोर किराए पर लिया है, इसलिए मैं उन्हें वहां मदद करने दूंगा। अनुवाद कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? पत्नी, तुम वापस आ गई। झाओ तियानलेई भी रसोई से बाहर आए और उन्हें आंगन में बात करते देखा। हाँ, मैं भी मदद करने आया हूँ। आज रात 8 लोगों को खाना खिलाना थोड़ा मुश्किल काम था। हम भी मदद के लिए आए हैं। झाओ तियानहे को पता था कि बाहर खाना महंगा है और वे हर बार बाहर खाना नहीं खा सकते थे। सौभाग्य से हमने बहुत सारी सब्जियां जमा कर रखी हैं। सब्जियों का भंडारण। आह, मैं पूरी तरह से भूल गया था, मेरी माँ ने बहुत सारी सूखी सब्जियां और सूखे मशरूम पैक किए थे। झाओ तियानहे तुरंत इन वस्तुओं को वापस लेने के लिए उठ गया। जहां तक काऊ डाली की बात है, उसकी माँ ने उसके लिए ये तैयार नहीं किया था, जो कुछ अजीब था, लेकिन फिर भी उसने रसोई में मदद की। लोगों की संख्या के कारण यू शियाओक्सियाओ ने मसालेदार आलू स्ट्रिप्स, पोर्क स्ट्रिप्स के साथ गोभी, मूली बॉल सूप और ठंडे केल सलाद बनाने की योजना बनाई। झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सिन ने शायद रसोई से शोर सुना होगा और वे भी जाग गए होंगे। भाभी, यू जियाओक्सियाओ ने झाओ शिनिक्सिन को देखा और क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित रह गया, आप इतने पतले कैसे हो गए? उसे याद आया कि जब वो चली गई थी, तो झाओ शिनिक्सिन का वजन कुछ बढ़ गया था। ज्यादा समय नहीं हुआ, फिर भी वह पतली लग रही थी। मैंने अपना वजन कम नहीं किया है। झाओ शिनिक्सिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और इस बात से इनकार किया कि उसका कोई वजन कम हुआ है। जहां तक लानहुआ की बात है, उसने यू शियाओक्सियाओ को घूर कर देखा। उसने सुना था कि यू जियाओक्सियाओ सुंदर थी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह इतनी खूबसूरत होगी। रात करीब आ रही थी, लेकिन मंद पीली रोशनी में उसकी प्रोफाइल मनमोहक थी। एक महिला होने के नाते वह इतनी खूबसूरत कैसे दिख सकती है? भाभी, नमस्ते, मैं दाली की पत्नी, झांग लानहुआ हूँ। यू जियाओक्सियाओ ने अभी अभी झांग लानहुआ को देखा था, यह दाली की नई दुल्हन थी। हेलो, क्या मैं आपको लानहुआ कहूंगा? झांग लानहुआ कुछ हद तक संकोची था, हाँ, निश्चित रूप से। दाली की दुल्हन निश्चित रूप से उनकी पूर्व प्रेमिका से कहीं अधिक सुंदर थी। भाभी, जब हमने बर्फ देखी तो हम सब चौंक गए। युन शियाओक्सियाओ ने राजधानी शहर के मौसम के बारे में बताया। राजधानी शहर में तेज हवाएं और रेत है और अक्टूबर सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक है। यह अगले वर्ष के अप्रैल तक गर्म होना शुरू नहीं होता है। मेरे पास कोई फ्रॉस्ट क्रीम नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हर दिन कुछ क्रीम लगाएं, अन्यथा आपके चेहरे और हाथों पर शीतदंश होने का खतरा है। शीतदंश। जब आप आए थे तो क्या आप सर्दियों के लिए कपड़े लाए थे? उन चारों ने तुरंत सिर हिलाया। हमने किया, हमने किया, हमने पहले ही सुना था कि राजधानी ठंडी है। वे गर्म कपड़े तो ले आए, लेकिन रजाई नहीं लाए। हमारे घर पर केवल 2 कांग बिस्तर हैं, लेकिन मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक कंबल तैयार करूंगा। बिजली कंबल? वह क्या है? भाभी, क्या हमें अब भी सर्दियों में कान गर्म करने की जरूरत है? झाओ तियानहे और भी अधिक उत्सुक था। हाँ, हमें सर्दियों में कान को गर्म करने की जरूरत होती है और सबसे ठंडे समय के दौरान यह 0 से 10 डिग्री तक नीचे चला जाता है। 0 से नीचे। हर कोई हैरान था, इतनी ठंड थी। वे इसे कैसे सहन करेंगे? पिछले साल घर में सबसे अधिक ठंड 3 डिग्री थी। चिंता मत करो, अगर राजधानी शहर में इतने सारे अन्य लोग आ सकते हैं, तो हम भी अनुकूलन कर सकते हैं। राजधानी शहर में आने के बाद अगर वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या वे इसे छोड़ सकते हैं? वे पैसा कमाने के लिए राजधानी शहर आए थे। रात के खाने में सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया। तीसरे भाई, यह स्टीमर नहीं है और यह वास्तव में चावल पका सकता है।
यह हांगकांग का एक इलेक्ट्रिक चावल कुकर है। यह चावल पकाने के लिए वास्तव में सुविधाजनक है। आपकी भाभी ने इसे खरीदा है। इलेक्ट्रिक चावल कुकर। आपको बस चावल को धोना है, पानी डालना है, प्लग लगाना है और एक बार जब यह बटन गर्म रखें पर आ जाता है तो चावल तैयार है। क्या यह इतना सुविधाजनक है? भाभी, महंगा है क्या? यदि यह बहुत महंगा नहीं होता तो वह अपने माता पिता के लिए भी इसे खरीदने पर विचार करती। झांग लानहुआ को प्रलोभन महसूस हुआ। झाओ फैमिली विलेज टीम ने अभी तक बिजली नहीं लगाई थी, लेकिन उसके माता पिता के घर में बिजली लग गई थी। यह एक कर्मचारी के एक महीने के वेतन के बराबर है। एक कर्मचारी का मासिक वेतन। कीमत कुछ ज्यादा लग रही थी। यदि आप इसकी अच्छी देखभाल करें तो यह कई वर्षों तक चल सकता है। यह कई वर्षों तक चल सकता है, इसलिए जब आप इसके बारे में इस तरह सोचते हैं तो यह इतना महंगा नहीं लगता। रात के खाने के बाद झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सिन ने बर्तनों को साफ करना और धोना शुरू कर दिया। अपनी भाभी के घर आकर उसे परेशान करने के बाद वे सफाई में मदद किए बिना संभवतः खाना नहीं खा सकते थे। परिचारिका के रूप में युन जियाओक्सियाओ को आकर मदद करनी पड़ी। मैं एक ज्वेलरी स्टोर खोलने की योजना बना रहा हूँ। मेरे पास स्टॉक के लिए चैनल है और आपको बस सहकारी समिति के क्लर्कों की तरह सामान बेचना है। मैं वस्तुओं की कीमत तय करूंगा और आप उन्हें तदनुसार बेचेंगे। अभी के लिए मैं आपको कमरे और बोर्ड सहित प्रति माह 50 की पेशकश कर सकता हूं। आप क्या सोचते हैं? प्रति माह 50? भाभी, मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा। झाओ शिनिक्सिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की, क्योंकि वेतन वास्तव में कम नहीं था। जहां तक झांग लानहुआ की बात है, वो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसका एक रिश्तेदार काउंटी शहर में काम करके केवल 30 महीने कमाता था और इसमें कमरा और भोजन शामिल नहीं था। लानहुआ, यदि आप और दाली बाहर जाने का फैसला करते हैं तो मैं आपके किराए की प्रतिपूर्ति कर सकता हूं। आखिरकार वे एक युवा जोड़े थे जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। झांग लानहुआ का चेहरा तुरंत तमतमा गया। भाभी, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक युवा पत्नी के रूप में वो समझती थी कि उसकी भाभी का क्या मतलब है। वो ठीक है भाभी, मैंने पहले कभी कुछ नहीं बेचा। मुझे नहीं पता कि सामान कैसे बेचना है। युन जियाओक्सियाओ चिंतित नहीं थे और उन्होंने कहा, यह बहुत सरल है, समय आने पर मैं आपको रस्सियां दिखाऊंगा। रसोई को साफ सुथरा कर दिया गया था और झाओ तियानलेई ने दोनों बच्चों को अपना चेहरा धोने और बिस्तर पर जाने के लिए भेज दिया। केवल कुछ वयस्क ही बचे थे जो मुख्य कक्ष में एकत्रित थे। पत्नी, मैं जियोहे और डाली को कल चारों ओर देखने के लिए बाहर ले जाने की योजना बना रहा हूँ। बेशक युन जियाओक्सियाओ को कोई आपत्ति नहीं थी। मैं लानहुआ और अपनी छोटी बहन को चारों ओर देखने के लिए दुकान पर ले जाने की भी योजना बना रहा हूँ। एक दुकान? कौन सी दुकान? ठीक है, उन्हें आसपास के माहौल से परिचित होने दो। यू जियाओक्सियाओ ने कुछ और सोचा, यदि आप किसी को सब्जियां बेचते हुए देखते हैं तो वापस लाने के लिए कुछ और सब्जियां खरीद लें। चिंता थी कि संग्रहित सब्जियां पर्याप्त नहीं होंगी। अब चूंकि आसपास और भी लोग थे, सब्जियां खरीदें। क्या हमारे पास पहले से ही इतनी सारी सब्जियां नहीं है? हमें ये सब्जियां पूरी सर्दियों में खानी होंगी। अगर हम और अधिक संग्रहित नहीं करेंगे तो सर्दियों के दौरान हमारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी। आह, यहाँ राजधानी शहर में यह हमारे गृहनगर की तरह नहीं है, जहां आप सिर्फ खेत से सब्जियां चुन सकते हैं। यहाँ सर्दियों में जमीन जम जाती है और आप सब्जियां नहीं उगा सकते। मैंने सुना है कि ग्रीनहाउस सब्जियां होती हैं, लेकिन ग्रीनहाउस की सब्जियां थोड़ी अधिक महंगी होती हैं। तो यह ऐसा ही है। झाओ तियानहे ने फिर कुछ चीजों के बारे में बात करना शुरू किया जो हाल ही में घर पर हुई थी। ब्रिगेड द्वारा वितरित किया गया अनाज आपके चाचा द्वारा आपके लिए वापस लाया गया था, और जो चावल मैंने आपके लिए लाया था वह आपके चाचा द्वारा पीसा गया था। झाओ तियानहे ने फैंग चायांग का उल्लेख किया। चायांग भी आना चाहता था, लेकिन उसकी दादी फैंग शरद ऋतु की फसल के बाद बीमार पड़ गई और कुछ समय के लिए नहीं जा सकी। दादी फैंग उम्रदराज होने के कारण फसल के बाद बीमार पड़ गई थी। वो शहर के स्वास्थ्य क्लिनिक में गई थी और कुछ दवाएं ली थी, लेकिन वह अभी भी ठीक नहीं हुई थी। दादी फैंग बीमार है। इसका उल्लेख करते हुए झाओ तियानहे ने और भी अधिक कहा, बीमार। चायांग के चाचा और उनके छोटे चाचा का परिवार न तो चिकित्सा खर्चों का भुगतान करना चाहते हैं, और वे चायांग को दोषी ठहराते हुए कहते हैं कि कोई बुढ़ापे के लिए बेटों को बड़ा करता है, लेकिन वे अपनी मां के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, हृदयहीन। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि भविष्य में उनका क्या होगा। झांग लानहुआ ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सुनता रहा। अगर स्वास्थ्य क्लिनिक उसका इलाज नहीं कर सकता तो शायद वह जांच के लिए काउंटी अस्पताल जा सकती है।
शहर का स्वास्थ्य क्लिनिक केवल कुछ सामान्य दवाएं ही लिख सकता था। कुछ बीमारियों के समुचित इलाज के लिए बड़े अस्पताल में जाना जरूरी था। डर है कि दादी फैंग पैसे खर्च करने में बहुत कंजूस हैं, झाओ तियानलेई ने आह भरी। बुजुर्ग लोग अक्सर पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते। यदि वे खर्च करने को तैयार नहीं हैं, तो वे केवल घर पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते हैं। क्या यह हमेशा ऐसा नहीं होता? शरद ऋतु की फसल अभी कुछ दिन भी नहीं बीते हैं और हमारी ब्रिगेड के 2 बुजुर्गों का निधन हो गया है। इस वर्ष की शानदार फसल का मतलब था कि वितरित अनाज से परिवारों को लगभग पूरी तरह से तृप्त किया जा सकता था। वैसे भाभी, शुक्र है कि आप पौध उगा रही थी। इस साल चावल की फसल बड़ी सफल रही, पिछले साल की तुलना में 1/3 अधिक। हालांकि अन्य ब्रिगेडों की उपज काफी कम थी। उपज घटी। ब्रिगेड के सदस्यों को खाना खिलाने के लिए पर्याप्त है। सही। कुछ देर और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में वापस चले गए। झाओ तियानलेई ने दाली को एक तरफ बुलाया और पूछा, दाली, मुझे पता है कि आपकी अभी अभी शादी हुई है और आप अंतरंग होना शुरू कर रहे हैं। समय आने पर आप रहने के लिए जगह किराए पर ले सकते हैं। दाली वास्तव में सोते समय अपनी पत्नी को पकड़ना चाहता था। आप स्को जानते हैं, मेरा दा बाऊ पहले से ही प्राथमिक विद्यालय में है और कौन जानता है कि आपका बच्चा कहाँ है। वे सभी पहले बहुत गरीब थे। यदि बड़े भाई की शादी हो जाती है तो छोटे भाई की शादी के लिए मुश्किल से ही पैसे बचते हैं, इसलिए इसमें देरी हो जाती है। तीसरे भाई, मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा। अब जब वह शादीशुदा था तो ऐसा नहीं था कि वह अब अकेला था, जियो हे की तरह नहीं। चलिए। झाओ तियानलेई को पता था कि चून की दाली शादीशुदा थे और उनका अपना छोटा परिवार था, इसलिए चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती थी। जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसने यू शियाओक्सियाओ के साथ मामले पर चर्चा शुरू कर दी।